हाय बच्चों, ज़रा एक बार बताओ मेरी आवाज़ आ रही है क्या? फटाफट एक बार जो बच्चे लाइव सेशन में हैं वो बताएंगे कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या, और कम तो नहीं आ रही है? क्या आवाज़ बढ़ानी है और बढ़ानी है? चलो, ठीक है जी। तो बुक वन के हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं बेटा, और कल की क्लास में हमने मेजरली दो चैप्टर्स के एमसीक्यू कर लिए थे। देखो, एक तरीका तो एमसीक्यू कराने का ये है कि मैं सिर्फ सेलेक्टेड एमसीक्यूज करवा दूं 10 10 15 15 हर चैप्टर के, और चैप्टर ख़त्म हो जाए। लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए एमसीक्यूज़ मैंने काफ़ी सारे कराने हैं, और मैं लगभग आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि मैं 70 75 न्यूमेरिकल आपको करा सकूं। ये न्यूमेरिकल्स ही हैं एक प्रकार के। तो जो ये एमसीक्यू की क्लास ले रहा है बच्चा, वो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए ले रहा है, उसके क्वेश्चंस भी हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यू की फॉर्म में ही आएंगे ये क्वेश्चन, तो आपको आपके 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। एक बार सारे जो भी बच्चे अवेलेबल हैं ज़रा बता दो। बच्चा कह रहा है सर लास्ट क्लास की एमसीक्यू वाली पीडीएफ शेयर कर दो। लास्ट क्लास की एमसीक्यू वाली पीडीएफ नहीं आई है क्या यार? आ तो जानी चाहिए थी लास्ट क्लास की एमसीक्यू वाली पीडीएफ। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और नहीं आई होगी तो मैं आज वो आपको इस क्लास के बाद तक अवेलेबल करा दूंगा। चलो जी। वैसे मेरे ख्याल से तो ये पिछले लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में आ जानी चाहिए थी यार। आ गई होगी, चेक करो भाई। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो पिछला एमसीक्यू का लेक्चर हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डली हुई है। चलो, तो भैया आज क्लास शुरू करते हैं। करंट का चैप्टर हम लोगों ने कल शुरू कर लिया था, और ये क्वेश्चन मुझे याद आता है कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और लास्ट जो सवाल मैं करा कर गया था आप लोगों को, वो क्वेश्चन नंबर 10 था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया था, 10th क्वेश्चन। आज क्लास शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। मैं जैसे बताया था कुछ क्वेश्चन तो मैं लिख कर लाया हूं, जरा शुरू करते हैं। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये एमसीक्यूज सिर्फ एमसीक्यूज के हिसाब से मत देखना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, मतलब अतः न्यूमेरिकल हैं ये। 80 तो आज ही क्लास में होने वाले हैं। तो चलो जी शुरू करते हैं। इसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय अ 220 एंड 100 वोल्ट बल्ब। अब ये जो गिवन वैल्यू होती है ना बच्चों, ये जो गिवन वैल्यू होती है, ये गिवन वैल्यू रेटिंग कहलाती है। कोई भी डिवाइस ऐसे एसी लगा हुआ है, इस एसी का रेटिंग कितना है, तो इसका जो पावर है वो कुछ शायद 2000 वॉट होगा, बिकॉज एसी ये हैवी होता है, लेकिन काम करेगा ये 220 वोल्ट पे ही। यानी कि रेटिंग हो गई 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो 100 वॉट क्या है? इसकी पावर है बेटा। लेकिन ये जो 220 वोल्ट है, ये वो वोल्टेज है जिसके अक्रॉस इसे लगाया गया है, जो भी डिवाइस को इसको अक्रॉस लगाया गया है। तो ये बोल रहा है कि हमें बताना है इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड क्या होगी, पावर लॉस क्या होगी अगर उसे 110 वोल्ट के लिए में लगाया गया। कोई भी एक डिवाइस है, एक जो भी बल्ब है, उसको अगर 110 वोल्ट पे लगाया तो उसके क्रॉस कितना पावर लॉस होगा। तो पावर का फॉर्मूला बच्चों V स्क्वायर R हमें मालूम है ही होता ही है। तो V हमें दे रखा कितना? 110। रेजिस्टेंस हमें नहीं पता थी, तो हमने रेजिस्टेंस निकाल ली। आप देखो मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करी है, और पावर के फॉर्मूले से करी है, बिकॉज पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन में R होता है। जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम वोल्टेज ले रहे हैं 220, जिसके अक्रॉस हमने लगाया है बेटा, जो जिसके क्रॉस जिसको स्टैंडर्डाइज बनाया गया है। तो 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय P क्या है? पावर, 100 वॉट। रेजिस्टेंस आ गया 484, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 25 वॉट। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में ना दो वोल्टेजेस दे रखी है। एक वोल्टेज है ये वाली, इस 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाऊंगा तो इसकी पावर जो है 100 वॉट रहेगी बल्ब की। 220 वोल्ट के क्रॉस लगाऊंगा तो पावर 100 वोल्ट रहेगी, यानी उसके हिसाब से रेजिस्टेंस होगी 484 ओम। और पावर कंज्यूम्ड निकालने के लिए जब आप V स्क्वायर अपॉन में R रखते हो तो V वो वाली वोल्टेज होती है जिसके क्रॉस आप निकाल के
हो सकता था कि ये 220 वोल्ट पे ही काम कर रहा होता, तो फिर आप 220 का स्क्वायर अपॉन में आर ही करते बेटा। लेकिन यहां पे ये 25 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा, जो कि 100 वॉट का बल्ब है। सही है क्या? तो इसलिए इसका आंसर बन जाता है क्या? 25 वॉट, यानी 11वें का ऑप्शन आता है ए। अगला सवाल देखो, बहुत ही सिंपल सा है बेटा। क्या सवाल दे रखा है? सवाल दे रखा है देयर आर टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन अ पैरेलल। दो रजिस्टर्स हैं अगर आप देखो, एक है 4 ओम का और एक है 6 ओम का। दे आर कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी। द रेशो ऑफ पावर हमें निकालनी है, डिसिपेटेड पावर का रेशो निकालना है। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन में R होता है, और चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल सेम होगा। यानी अगर मैं यहां से P1 अपॉन में P2 निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा साहब R2 अपॉन में R1 बन जाएगा। V सेम क्यों है? क्योंकि सर वो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है ना। और जब पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो V से V कट जाएगा डिवीजन के टाइम पे, तो R2 अपॉन में R1 बचेगा, यानी कि 6 अपॉन में 4 बचेगा, यानी कि 3 अपॉन में 2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही लगेगा। ऑप्शन बी सही। चलो जी, फ्लो बनाओ और अब साथ साथ जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 2023 का सीबीएसई बोर्ड का सवाल है बेटा। ये क्या सवाल दे रखा है? सवाल दे रखा है देयर इज अ सेल ऑफ ईएमएफ ई व्हिच इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर आर व्हेन करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू वी। अब इस चीज को समझना, ये कॉन्सेप्चुअल है बेटा। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और यहां पे एक रेजिस्टर लगा रखा है एक्सटर्नल कैपिटल आर, और यहां पे हमने की लगा रखी है। हमने की को ओपन किया हुआ, हमने की को क्लोज नहीं किया हुआ बेटा। अगर मैं इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर लगाऊं और वोल्टमीटर के क्रॉस बोलूं कि भैया बताओ इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो जवाब होता है वोल्टमीटर की रीडिंग विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि ईएमएफ। क्योंकि सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा भाई, सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उस केस में हमारा जो वोल्टमीटर है इट विल रीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी ईएमएफ। ध्यान रखेंगे यहां पे ये ईएमएफ मेजर करने वाला है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे की को क्लोज किया, ये वोल्टमीटर ईएमएफ की जगह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टीपीडी मेजर करने लगेगा। आप समझ रहे हो? पहले क्या मेजर कर रहा था? ईएमएफ। अब क्या मेजर कर रहा है? ये टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ, वी स्टैंड्स फॉर टीपीटी। और ईएमएफ और टीपीटी का रिलेशन होता है बच्चों V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सही है क्या? ये रिलेशन है। अच्छा, इस केस में हमारा जो सेल है वो करंट दे रहा होता है, तो हम इसको बोलते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसे? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। एक होता है चार्जिंग, एक होता है डिस्चार्जिंग। अगर चार्जिंग हो रही होती है तो फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। नाउ व्हाट इज दिस? V स्टैंड्स फॉर टीपीडी। टीपीडी बोले तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई बोले तो ईएमएफ। अच्छा, ये जो V होता है ना बच्चों, ये हमारा I इंटू आर के बराबर भी होता है। I इंटू आर यानी I मल्टीप्लाई बाय आर को भी हम V बोल सकते हैं। तो ये कितना आ गया? इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। या फिर आप इसे एक काम करो, V ही लिखो, बिकॉज उस एक्सप्रेशन को हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे। तो आई आर का फॉर्मूला क्या बन गया? ई माइनस वी डिवाइडेड बाय आई। तो यहां पे तो ये फॉर्मूला नहीं देखा रखा नहीं ना। अब आप एक काम करो, आई की जगह V बाय आर रख दो, है ना भाई। आई की जगह क्या पुट कर सकते हो? आई की जगह V बाय आर पुट कर सकते हो, बिकॉज V का होना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V का फॉर्मूला आई आर होता था, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा? V बाय आर। देयरफॉर आर का फॉर्मूला कितना आ गया? E अपॉन में V ई माइनस वी डिवाइडेड बाय V अपॉन में आर। तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा, यानी दैट मेक्स ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है जी। तो देखो हमने सिर्फ एक एमसीक्यू नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखो, हमने पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इसीलिए इन क्वेश्चनों को करने में टाइम लगेगा। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। कहता है एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैन सप्लाई मैक्सिमम करंट व्हेन एक्सटर्नल करंट इज 0। सिंपल क्वेश्चन है। आगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे आप देखो, एक मैं आपको पूरा सर्किट समझाता हूं। यहां पे दो सेल दे रखे हैं, देयर आर टू सेल, टू सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। एक की ईएमएफ E1 है, एक की ईएमएफ E2 है। एक की इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, एक की रेजिस्टेंस R2 है। दोनों को सीरीज में लगाया, विद एक्सटर्नल रेजिस्टर हमने लगा दिया यहां पे कैपिटल R। हमने क्या किया बेटा, यहां पे R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा दे रखी है, ये हमें गिवन है।
हमने क्या किया, हमने E2 के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाया और वोल्टमीटर लगा के मैंने वोल्टेज देखी तो वोल्टेज जीरो आ रही थी। कितनी आ रही थी? जीरो आ रही थी। अब हमें मालूम है अगर मान लीजिए ये सर्किट नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये कुछ सर्किट नहीं है, उस केस में करंट का फॉर्मूला क्या होगा? करंट होता है सर नेट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस। भाई आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं करंट की बात करूंगा तो करंट का फॉर्मूला होता है नेट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस। अब नेट ईएमएफ कितनी होगी बेटा? देखो दोनों को ऐड कर दो, E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा? नेट ईएमएफ हो जाएगी। और नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है और बाहर लगा हुआ है कैपिटल R, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। हमेशा ध्यान रखना कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है सेल की वो एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ हमेशा सीरीज में होती है। यानी नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो ये मेरा I का फॉर्मूला आ गया। सिंपल है कि I का फॉर्मूला। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, the internal resistance of two sources are R1 and R2 if potential difference across the source of internal resistance R2 is 0। यानी इस केस अक्रॉस का पोटेंशियल जीरो है। अब यानी वोल्टमीटर की रीडिंग जीरो है, इसका मतलब अब ये लिखा हुआ है मैंने, देखो एज V इक्वल्स टू 0 फॉर सेल 2, यानी V इक्वल्स टू E माइनस IR, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। E की जगह क्या लिख दूंगा मैं? E2 लिख दूंगा। भाई वो E2 लिख दिया मैंने, जस्ट फॉर सेक ऑफ मैथमेटिक्स ओनली, है ना। I की जगह क्या कर दिया? I की जगह सर वैल्यू उठा के रख दी, और R की जगह क्या रख दिया सर? हमने R2 रख दिया। तो 0 बराबर किसके आ गया? 0 बराबर E2 माइनस I1, हम सॉरी E1 प्लस E2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R2। 0 ये आ गया। सॉल्व किया, सॉल्व करा, देखो आप कर लो, मैथ्स कर लोगे, यहां तक पहुंच जाओगे। अब चूंकि यहां पे जो सोर्सेस के ईएमएफ है वो सेम है, तो E2 E1 E सब कट जाएगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R2 माइनस R1। यही सवाल पूछा गया था कि अगर हमारे दूसरे सेल के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है तो R की वैल्यू कितनी होगी? तो R की वैल्यू कितनी होगी बेटा? R2 माइनस R1 होगी। बड़ा सिंपल सा सवाल है वैसे ये। यश ने वैसे सवाल पहले से, यश ने लकी ने इनका सवाल का जवाब पहले दे दिया, बट सिंपल है सर। कितना है? R2 माइनस R1 में तो लिखा भी था, कोई आंसर क्या, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा मैथ ज्यादा था इसलिए सॉल्व कर लाया। हाँ अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या पढ़ा है? लिखा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का जो पहला लॉ होता है उसे हम लोग बोलते हैं KCL, और दूसरा लॉ होता है उसे बोलते हैं हम लोग KVL। ये होता है किरचॉफ करंट लॉ, ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है कि अगर हम किसी एक जंक्शन की बात कर रहे हैं तो जंक्शन पे जाने वाले सारे करंट, जैसे जंक्शन पे कितने करंट जा रहे हैं, देखो I1 करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, I3 करंट जा रहा है, तो जंक्शन पे जाने वाले सारे करंट किसके बराबर होंगे? जंक्शन से बाहर निकलने वाले करंट के बराबर होंगे। यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगा? I4 के बराबर होगा। यानी कि यहां पे कोई चार्ज यहां पे एक्यूमुलेट नहीं होगा। देयर इज नो चार्ज दैट एक्यूमुलेट एट दिस पॉइंट। यानी कि KCL, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, फॉलोज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो ये तो सही लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं KVL की, तो KVL होता है समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ E, और ये बेसिकली है एनर्जी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसे फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। यानी पहला लॉ KCL किसे फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, और KVL किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। यानी 16 का आंसर क्या आ जाता है बेटा? D। हाँ बच्चों ने D पहले ही जवाब दे दिया, सही है बेटा, डन बच्चों। चलो जी, आगे लिखा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ अ जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी तो बताया फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो सेम ही क्वेश्चन हो गया बेटा। 17वां 18वां क्वेश्चन। नहीं सर ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैट में सबसे पहली बात आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 किसने आज से पहले देखा है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का। ये बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? हमें बोला कि हमारे पास एक वायर है जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। कैसी है वो? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है यहां पे एरिया जो है वेरी कर रहा है, एरिया क्या वेरी कर रहा है। अब यहां पे तो काफी क्वांटिटी के बारे में बात नहीं की हुई, बट मैं आपको सारी क्वांटिटीज के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूं भैया करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J, जिसका फॉर्मूला होता है I अपॉन में A। अगर A वेरी कर रहा है, अगर तो मान लीजिए एक ऐसा वायर होता जिसका एरिया कांस्टेंट होता तो J भी कांस्टेंट होता। लेकिन अगर हम यहां देखें कि यहां पे A चेंज हो रहा है, तो सर A चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स J भी चेंज होगा। यानी करंट डेंसिटी यहां पे चेंज होती रहेगी, दैट विल नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रो इनटू जे, हम लास्ट क्लास में भी पढ़ रहे थे, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जे इज इक्वल्स टू, याद करो, सिग्मा ई होता है, या फिर जे अपॉन में सिग्मा इज इक्वल्स टू ई होता है ना, या फिर 1 अपॉन में रो क्या होता है सर, ये 1 अपॉन में सिग्मा कितना होता है, रो होता है, तो यानी कि जे इंटू रो इज इक्वल्स टू ई होता है। समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला? ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है बच्चों। तो अगर हमारा जे चेंज हो रहा है, बिकॉज आई ए चेंज हो तो जे चेंज हो रहा है, यानी ये वेरिएबल है, तो अगर जे चेंज हो रहा है तो ई भी तो चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेरिएबल है, दैट आल्सो चेंजेस। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई अपॉन में ई एन ए, और आई अपॉन में ई एन ए में आई अपॉन में हो गया जे, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, जे अपॉन में ई एन। तो ए चेंज हुआ, जे चेंज हुआ, जे चेंज हुआ, ई चेंज हुआ, जे चेंज हुआ, वीडी चेंज हुआ, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो हमें बताना है कि कौन सा पैरामीटर इनमें कांस्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? नहीं साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो रहा है। ड्रिफ्ट स्पीड सब चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, करंट कांस्टेंट, भाई करंट तो करंट है ना, सिंपल, करंट तो कांस्टेंट होता है। करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब आ जाता है डी ऑप्शन, 18वें का आंसर आता है डी ऑप्शन। या जो चैट में लिख रहे हो ना, वो आंसर पूरा लिखो बेटा, समझ में नहीं आएगा, है ना। 18 का डी, 18 का बी। चलो, अगर समझ में आ गया है तो फिर 19 का आंसर मार्क करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मार्क करेंगे फटाफट बेटा। क्या लिखा है? टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ए एंड बी रिप्रेजेंटेड। अरे भाई, एनसीईआरटी के ग्राफ हैं ये, रो वर्सेस टी ग्राफ, रो वर्सेस टी ग्राफ। जो पहला ग्राफ आपको दिखा रखा है बाबू, ये सेमीकंडक्टर का हुआ करता था, सेमीकंडक्टर का। और ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो ग्राफ था बेटे, ये कंडक्टर का ग्राफ था, कंडक्टर का। अगर मैं बोलूं सर अलॉय का ग्राफ बताओ, तो अलॉय का ग्राफ हुआ करता था बच्चों ऐसा, इस प्रकार का। ठीक है जी। तो 19वें का आंसर क्या मार्क कर रहे हैं? 19वें का भैया पहला जो है वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कौन सा है बाबू? जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है, हाँ होता है। और कंडक्टर कौन है? कंडक्टर सर कॉपर, कॉपर कंडक्टर है। तो हमारा ऑप्शन बी लगने वाला है, बी लग रहा है, और कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है भाई। जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर, इन सब में या तो इसमें जर्मेनियम लिखा हुआ था, अच्छा जर्मेनियम इसमें भी लिखा हुआ था। अच्छा, नाइक्रोम कौन होता है? नाइक्रोम सर अलॉय होता है, निकल क्रोमियम का अलॉय होता है। तो ये तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं सर, ऑफ कोर्स बी आंसर है। 15वें का, 19वें का बी आंसर है। हाँ, ये काफी सारे बच्चों ने दे दिया जवाब। यश, अनिरुद्ध, सेजल, तान्या, रुचित, आद्या, अंशिका, श्रेया, पीयूष, बहुत ही बड़ी गाइस। चलो जी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा सा सॉल्व करके ले आया हूं, ध्यान से सुनो। लिखा है इलेक्ट्रिकल करंट जो है पास कर रहा है थ्रू अ सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ अ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब होता है इनका डेंसिटी भी सेम है और रेजिस्टिविटी भी सेम है, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है जी। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। जब दो हमारे रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो इनके क्रॉस का पोटेंशियल सेम होगा डेफिनेटली। यहां पे लिखा है इफ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, 2:3, देन रेशियो ऑफ देयर करंट पासिंग थ्रू द वायर। सबसे पहले रेशियो ऑफ करंट का फॉर्मूला I1 अपॉन में I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V1 अपॉन में R1 डिवाइड बाय V2 अपॉन में R2 हो जाएगा। अब चूंकि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम क्यों है सर? पोटेंशियल सेम इसलिए है बिकॉज ये पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सर? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, यानी कि जो R2 अपॉन में R1 का रेशियो होगा बेटा, वही हमारे I1 अपॉन में I2 का रेशियो होगा। अब हमें R2 अपॉन में R1 का रेशियो निकालना है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाय A। अच्छा, गिवन क्या है? L1 अपॉन में L2 3:2 है, R1 अपॉन में R2 2:3 है। हमें इसका रेशियो निकालना था, हम R2 अपॉन में R1 का रेशियो निकालने लग रहे हैं। R का फॉर्मूला रो L बाय A की वैल्यू पाई R स्क्वायर, सिंपल है क्या? तो R1 अपॉन में R2 कितना आ गया? L1 अपॉन में L2, भाई रेसिप्रोकेटर, रो तो कट ही जाएगा, पाई तो कट ही जाएगा, तो L1 अपॉन में L2, R2 अपॉन में R1 का स्क्वायर। सॉल्व करा, L1 अपॉन में L2 की वैल्यू 3 अपॉन में 2 यहां से उठा के डाल दी, R2 अपॉन में R1 की वैल्यू उल्टा करके 3 अपॉन में 2 डाल दिया, तो ये कितना आ गया? 27/8, यानी ये कितना आ जाएगा? 8/27, यानी 20वें का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया यश, 20वें का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। 20वें का ऑप्शन है सी। चलो अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल ये लिखा है सर व्हाई वी यूज अलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। अलॉयज जो होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने के काम में क्यों लिया जाता है? देखो, जो अलॉय होता है ना बेटा, अलॉय का एक टर्म होता है अल्फा, ये बड़ा छोटा होता है। सब अल्फा क्या होता है? देखो, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है।
जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है भैया? रो का फॉर्मूला m अपॉन में NE स्क्वायर टाउ होता है बेटा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। बाबू हमें एमसीक्यू क्वेश्चन कराने में यूं ही टाइम नहीं लग रहा, हम बहुत पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना। और अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरी आत्मा मानेगी नहीं भाई साहब, टीचर हूं क्या करूं। एक एक क्वेश्चन जो लाया हूं निकाल के वो ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो आपको कॉन्सेप्चुअली एनहांस करेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी दोबारा बोल रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम कैसे घटेगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी फ्रीक्वेंटली कोलाइड करता है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, समझ में आता है। अब अल्फा जो है इसका नाम होता है बेटा ये नाम होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या नाम है इसका? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हमारा यहां से अल्फा का अगर फॉर्मूला हमने निकाला तो ये आ गया √2 - √1 डिवाइड बाय √1 इंटू T2 - T1। तो ये कितना बन गया? 1 अपॉन में √1, ये आ गया d रो अपॉन में dt। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। अगर किसी अलॉय का अल्फा स्मॉल है ना बेटा, तो अल्फा स्मॉल होने की वजह से उसका d रो बाई dt भी स्मॉल होगा। और d रो बाई dt स्मॉल होने का मतलब क्या होता है बच्चों? d रो बाई dt स्मॉल होने का मतलब है चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर स्मॉल होगा। आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, मान लो कोई, आप जैसे वो मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल नहीं करते थे, मीटर ब्रिज के प्रैक्टिकल में मान लो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते करते टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसा होता ही है, जब करंट पास करता है तो हीटिंग इफेक्ट को करंट की वजह से हमारे वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ते ही हमारा रेजिस्टिविटी बढ़ने लगेगा। रेजिस्टिविटी बढ़ना नहीं चाहिए यार, रेजिस्टिविटी तो प्रैक्टिकल करते हुए सेम रहना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया ना, तो भाई साहब गलती, खराब हो गया मामला। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि हमारा अल्फा अगर स्मॉल हुआ तो d रो बाई dt स्मॉल होगा, तो प्रैक्टिकल सही रहेगा। तो हमारे जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाए जाते हैं, जो वायर्स बनाई जाती हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जिनका अल्फा जो है कम हो। अल्फा कम होने का मतलब है उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कम हो, यानी उनका चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कम हो, यानी कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। बोलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो क्या हमारा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होना चाहिए? हाँ सर ये होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी। भैया स्टैंडर्ड रजिस्टर बना रहे हैं ना, तो रजिस्टर ही तो बनाना है भाई साहब। तो यार हाई रेजिस्टेंस थोड़ी ना, लो रेजिस्टेंस थोड़ी ना होनी चाहिए। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब हो गया हाई रेजिस्टिविटी, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी होता है। यानी कि ऑप्शन ए सही लग रहा है ना भाई साहब, रजिस्टर बनाना है ना तुम्हें, तो जब रजिस्टर बनाना है तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। ऑप्शन क्या लगेगा? ए लगेगा। यहां पे बच्चों ने कई बच्चों ने ए आंसर दिया, कई ने सी आंसर दिया। ना ना बाबू, ए ही आंसर होगा, सी आंसर नहीं होगा। ए आंसर होगा, सी आंसर नहीं होगा। अलॉय बना रहे हो भाई साहब, अलॉय का तुम रजिस्टर, स्टैंडर्ड रजिस्टर बना रहे हो, ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो भाई उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए ना। रजिस्टर तभी तो बनाओगे जो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही होनी चाहिए। ऑप्शन ए ही सही है, सी इसका सही जवाब नहीं है बेटे। पीयूष कह रहा है मैंने सही कहा। बेटा बिल्कुल तूने सही कहा, बिल्कुल सही। अगला सवाल दे रखा है, कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर, एच हीट इज डेवलप्ड इन दी इट। एक हमने वायर ली बेटा, उस वायर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल लगाया और उसमें से एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर दी। दूसरी जो वायर है सेम मटेरियल की, सेम मटेरियल का मतलब उनका रेजिस्टिविटी सेम हो गया। डबल द रेडियस एंड ट्वाइस इट्स लेंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल, देन द हीट डेवलप्ड विल बी। तो देखो पहले, सबसे पहले समझो, मैंने फॉर्मूला लिखा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का पहला फॉर्मूला कितना आ गया? रो L1A1। लेंथ दोनों की क्या है? सेम है क्या बेटा? देखो दे रखा है क्या? नहीं नहीं, लेंथ अलग अलग है बेटा, लेंथ अलग अलग है ना, लेंथ अलग अलग है। तो मान लीजिए लेंथ मैंने यहां पे कितनी मान ली? L मान ली पहले। तो दूसरे केस में लेंथ L2 की जगह ट्वाइस ऑफ L हो गई। एरिया को मैंने पाई आर स्क्वायर माना, तो दूसरे केस में रेडियस जो है 2r हो गया। देखो ना, रेडियस क्या कर दिया यहां पे? डबल द रेडियस। डबल द रेडियस यानी कि 2r कर दिया यहां पे, और ट्वाइस द लेंथ यानी कि लेंथ की जगह 2l कर दिया। तो L की जगह 2l कर दिया, R की जगह 2r कर दिया। तो हमारे पास R1 ये आ गया और R2 ये आ गया। अब इन्होंने पहले वाले केस में हीट का फॉर्मूला क्या बनाया? ये बनाया H1 इज इक्वल टू V स्क्वायर R1 इंटू T1। तो दूसरे वाले केस में हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? H2 इज इक्वल टू V स्क्वायर R2 T2। दोनों को डिवाइड कर दो, बात खत्म हो जाएगी।
डिवाइड कर दो, तो H2 अपॉन में H1, जबकि H1 को हमने H लेना है बाद में, तो V स्क्वायर ये सब कट जाएगा बाबू, कितना बचेगा सिर्फ ये बचेगा R1 अपॉन में R2। तो ये भी बाबू जब हम डालेंगे वैल्यू तो कट ही जाएगा, रो एल कट जाएगा, रो एल कट जाएगा, पाई स्क्वायर कट जाएगा, पाई स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 अपॉन में 2 बच गया, 1 अपॉन में 2, यानी H2 कितना आ जाएगा H1 अपॉन में 2, और H2 1 अपॉन में 2 का मतलब हो गया, वो नहीं गलत किया क्या हमने, आंसर कुछ गलत आया, ये 1 अपॉन में 2 आया ना, तो अगर 1 अपॉन में 2 आया, ये 1 अपॉन में 2 आया, तो R2 ऊपर चला गया ना, तो 1 अपॉन में 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये गलत कर दिया, यहाँ गलत हो गया, तो यहाँ पे 2 आएगा ना, ये 2 आएगा, यानी कि 2H1 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 2H। 2H का मतलब क्या, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी, हाँ सही बेटा, ऑप्शन सी सही है, यश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो बच्चों आगे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बेटा, देयर आर 3 रजिस्टर्स, भाई साहब 2022 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला। देयर आर 3 रजिस्टर R1, R2, R3, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सपोज R1 कैरीज अ 2 एम्पियर करंट, R2 हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड R3 डिसिपेट्स 6 वॉट, देन वोल्टेज अक्रॉस R3 बतानी है। तो सर्किट देखो, ये एक रजिस्टर है R1, एक रजिस्टर है R2, एक रजिस्टर है R3, इन तीनों रजिस्टर्स में से इसमें हमें बोला इसमें 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है, जब तू बोल रहा है इसमें 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो सब में 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है, बिकॉज सारे सीरीज में है। अच्छा कहता है इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम, इसके क्रॉस जो पावर है वो है 6 वॉट, इसके क्रॉस की पावर कितनी है 6 वॉट। अब जो 6 वॉट की जो पावर है, अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं निकालूं बेटा पावर R3 के लिए निकालूं, मैंने क्या निकाल दिया, देखो P3 इक्वल टू I स्क्वायर R, सिंपल है, तो मैंने R3 कितना निकाल दिया, P3 अपॉन में I स्क्वायर, और I की वैल्यू जो है वो 2 एम्पियर सबके अंदर ही होगी बेटा, जब 2 एम्पियर होगी, ये क्या हो गया, अरे कहां चला गया, सो सॉरी गाइस, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, आजकल ये हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा हो रहा है और सिस्टम्स अपडेट कराने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारा टाइम तो क्लासेस में ही जा रहा है। ये वाले क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं 22वां 23वां, हाँ ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, हाँ बेटा। तो मैं कह रहा हूं देखो, हमने क्या करा, R3 के लिए एक फॉर्मूला लगाया, R3 का फॉर्मूला क्या है, यह है P3 इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R3, तो R3 कितना आ गया, P3 डिवाइड बाय R स्क्वायर, करंट तो उसमें 2 एम्पियर ही है बेटा, तो 6 अपॉन में 4, 3/2 यानी कि 1.5। ना वोल्टेज अक्रॉस R3 निकालना है, तो I इंटू R3 हो गया, करंट तो इसमें 2 एम्पियर है ही, रेजिस्टेंस आ गया कितना 1.5, तो कितना वोल्ट आ गया 3 वोल्ट, इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है बेटा, सही है जी, ऑप्शन सी सही है। चलो यार फटाफट आगे, फटाफट चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, ओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी ऑल्सो, ऑफ कोर्स वेरी इजी ऑल्सो। यहां पे बोल रहा है कि ये ना VI ग्राफ है, VI ग्राफ किसका ग्राफ है सर, VI ग्राफ, ये VI ग्राफ है हमारे एक सेल का। सबसे पहले एक बात बताओ, सेल के लिए, एक इलेक्ट्रिक सेल के लिए, फॉर अ इलेक्ट्रिक सेल, V का फॉर्मूला E माइनस आई आर होता है, ठीक है, V का फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस आई आर होता है, यानी अगर मैं V इज इक्वल टू माइनस ऑफ R इंटू आई प्लस E लिख दूं तो बात एक ही है सर, है ना, सिंपल एक ही बात है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जहां पे मैं y एक्सिस पे V लिख रहा हूं, जहां पे मैं x एक्सिस पे करंट लिख रहा हूं, तो मेरा जो इंटरसेप्ट है वो EMF आएगा। यानी अगर मैं देखूं ये हमारे सिंगल सेल का ग्राफ है, सिंगल सेल का, तो उस केस के लिए मेरा ये जो वैल्यू है 5.6, ये मेरा कौन है, EMF है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि V का फॉर्मूला E माइनस आई आर होता है, इस पॉइंट पे यहां पे I की वैल्यू 0 हो जाती है, तो V कौन बन जाता है, EMF बन जाता है। तो ध्यान रखना जो इसका इंटरसेप्ट है वो क्या है, हमारा EMF का वैल्यू है। तो EMF ऑफ अ सेल यहां पे कितना है, 5.6 है। सवाल क्या पूछा, हमें बोला इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, तो हमें दिख रहा है बाबू इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किससे निकल जाएगी, स्लोप से निकल जाएगी। तो स्लोप कैसे निकालूंगा, स्लोप बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 5.6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 यानी कि 2, यानी कि कितना आ गया 2.8 ओम, यानी ऑप्शन ए सही है। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको एनालिसिस आना चाहिए था, पता होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है बेटा,
चलो जी, अगला सवाल, ये वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया बेटा, देखो वही वाला क्वेश्चन है। स्टडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक वायर ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट इज अ कांस्टेंट। तो ऑफ कोर्स करंट इज कांस्टेंट, ड्रिप वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, करंट डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप देखो तो ये आईवी ग्राफ दे रखा है। हम सबको मालूम है कि अगर आपके पास आईवी ग्राफ हो बेटा, अगर आपके पास आईवी ग्राफ हो तो आईवी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है? आईवी ग्राफ का स्लोप देता है आई अपॉन में वी इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। हमें बोला गया है कि दो हमें यहाँ पे ग्राफ दे रखे हैं, ये ग्राफ है ग्राफ 1 बोल देता हूं, इसे ग्राफ 2 बोल देता हूं, सही है क्या? अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इन दोनों में से किसका ज्यादा होने वाला है। भाई स्लोप किसका ज्यादा है? इसका स्लोप ज्यादा है तो यानी इसका रेजिस्टेंस कम है, यानी R1 और R2 में से R2 जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यानी कि ये जो है, ये वाला जो है R2 जो है वो हाई रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो लो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी के बारे में, ऐसा ही रेजिस्टेंस के बारे में भी होता है। टेम्परेचर बढ़ते ही रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसीलिए T2 जो है वो ज्यादा रहेगा और T1 जो है वो कम रहेगा। तो हमें बताना था कि T1 और T2 में से ज्यादा कौन है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन सी सही है, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो बच्चों ने जवाब दिया 26 का सी, 26 का सी। पहला जवाब मिला हमें पीयूष से, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर। चलिए अगला सवाल आ रहा है बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल है, देखो कितना सिंपल सवाल है। चलो भाई सारे बच्चे जवाब देंगे, 27 का जवाब देंगे, पहले 27 का जवाब देंगे फटाफट। 27 का क्वेश्चन का आंसर, 27 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 27 का आंसर बताएंगे फटाफट। यार कोई जवाब ही नहीं आ रहा भाई। 27 क्या 27 है ना? हाँ 27 का आंसर। सवाल बोला है कि एक आइडियल वोल्ट मीटर है, उसकी रीडिंग बतानी है, आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग। हाँ भाई एक आंसर आ गया, यश ने जवाब दे दिया भाई, बहुत बढ़िया यश बेटा, डी सही इसका आंसर है, बहुत ही बढ़िया। देखो ऐसा है बच्चों, ये जो दो रजिस्टर सामने आमने लगे हुए हैं ये पैरेलल में है, और पैरेलल में जो है ये हो जाएगा 6 × 12 डिवाइड बाय 6 + 12 यानी कि 72 डिवाइड बाय 18 यानी कि 4 ओम, ठीक है 4 ओम। और ये जो आप देख रहे हो 4 ओम के सामने वोल्ट मीटर लगा है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो होती है बेटा वो इनफाइनाइट होती है, यानी इसकी रेजिस्टेंस केवल 4 ओम ही रहेगी। यानी कि हमारा अगर सर्किट समझो तो 4 ओम यहां है और 4 ओम यहां है, और यहां पे कितने वोल्ट की बैटरी है? यहां पे 16 वोल्ट की बैटरी है। यानी यहां पे अगर आप देखो तो 4 ओम और 4 ओम में जो 16 वोल्ट है वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 8 वोल्ट आएगी। बहुत बढ़िया बेटा, सबने जवाब दे दिया, यश ने, आद्या, यश, हाँ पीयूष, भविष्य मदान और अंशिका अग्रवाल, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब जरा सारे बच्चे मुझे एक बात और बताओ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे हैं, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मैं लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक ही चैप्टर के में अगर देखो तो 25-30 क्वेश्चन हमारे सवाल हो रहे हैं, और उनकी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन भी हो रही हैं। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दूँ कराने, या सारे ही कराऊँ, या कुछ सेलेक्टिव करवा दूँ? बस 2 चीज़ें बता दो, सेलेक्टिव कराऊँ या सारे कराऊँ? चैट सेक्शन में लिख दो, सेलेक्टिव या सारे, सेलेक्टिव या सारे। भाई अगर जो इजी क्वेश्चन है वो तो जल्दी हो ही जाएगा, अपने आप प्रैक्टिस हो ही जाएगी, तो सेलेक्टिव कराने या सारे कराने हैं? क्योंकि उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आज तो मैं टारगेट लेके आया हूं कि मैं 80 क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं 27 पे पहुंचा हूं और हमारी आधे घंटे की क्लास खत्म हुई है, तो 90 क्वेश्चन का लगभग हमें लग रहा है कि टारगेट वी विल अचीव इट, बट 90 क्वेश्चन हो पाएंगे आज की क्लास में। तो सेलेक्टिव या सारे? पीयूष कह रहा है सेलेक्टिव, बच्चा कह रहा है सारे, सेलेक्टिव, नो टाइम, सेलेक्टिव। चलो यानी कि आज मतलब मोस्टली बच्चे सेलेक्टिव ही कह रहे हैं, सर सेलेक्टिव करवा दो। हाँ ठीक है, तो फिर हम एक काम करते हैं कि आज के जो क्वेश्चन है पहले वो खत्म करने की कोशिश करते हैं, जितने भी हमसे जल्दी जल्दी होंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे तो बीच में स्किप करने वाले, जैसे सेजल के से सारे करवा दो। चलो ट्राई करते हैं क्या छोड़ा जा सकता है। जैसे ये वाला सवाल है, इसमें लिखा है बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड इन रजिस्टर, इफ करंट इन अ सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर?
अब हमारे पास एक बैटरी है, सेल है, जिसका 10 वोल्ट है इसका ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 3 ओम है, एक रेजिस्टर लगा दिया बाहर जिसकी वैल्यू कितनी है, आर है, और करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 0.5 एम्पियर। सबको पता है आई का फॉर्मूला ई अपॉन में आर प्लस आर होता है, तो सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। यहां पे आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, ईएमएफ दे रखा है 10 डिवाइड बाय 3 प्लस आर, ये मेरा आंसर आएगा। आदित्य पांडे कह रहा है सारे करा दो तो मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे, चलो कोई नहीं। तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1.5 प्लस 0.5 आर इज इक्वल्स टू 10। ये क्या गलत आंसर कैसे आ गया, नहीं ये 1.5 ही तो आएगा, 5 3 15 1.5, अच्छा 1.5 ऑफ आर, 0.5 ऑफ आर इक्वल्स टू 10, सही तो लिखा है। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, कुछ गड़बड़ है क्या? आई इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू नेट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 1.5, 5 3 15 1.5 आर इक्वल्स टू, ठीक तो लिखा है, तो गलत क्या है फिर, गलत थोड़ी ना, सही तो है। 0.5 आर इज इक्वल टू 8.5, यानी आर इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाय 0.5, यानी कि 85 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 5 एकम 5 7 15 17 ओम, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। अगला सवाल, 4 सेल, 4 सेल इकट्ठे लगा रखे हैं, टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है उसके क्रॉस 2.2 वोल्ट, व्हेन सर्किट इज ओपन इट रिड्यूसेस टू 1.8, द सेल इज कनेक्टेड टू रेजिस्टर आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर इज 10/9, आंसर मार्क कर लो। चलो सेलेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी देर स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। मैग्नेटिक शुरू हो गया बेटा, यहां से मैग्नेटिक शुरू हो गया, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल पढ़ो, पहला सवाल, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव पैरेलल टू ईच अदर, एक बीम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, ये पैरेलल चल रहे हैं बेटा, इन अ सेम डायरेक्शन। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, प्रोटॉन भी इधर भाग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जहां जाता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है, और प्रोटॉन जहां जाता है उसके सेम डायरेक्शन में करंट जाता है, यानी एक्चुअल में ये दो ऐसी वायर्स है जिनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और हमें मालूम है जब भी दो पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो करता है, जब पैरेलल वायर में करंट फ्लो करता है और दोनों की डायरेक्शन सेम होती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं, यहां रिपेल होगा, बिकॉज डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अरे बाबू वो फॉर्मूला पढ़ा था ना फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स का, 2I1I2 अपॉन में 4πr मल्टीप्लाई बाय लेंथ L, बोलो तो सही। अगर दो वायर्स में करंट पास कर रहा है, एक में I1 एक में I2, तो सेम डायरेक्शन में करंट, सेम डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो रिपेल करता है। तो ये तो रिपेल का केस है, तीसरे का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है क्या, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जवाब देंगे बेटा, 31वें का जवाब देंगे सारे बच्चे, 31वें का। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो है 2022 का आया हुआ है। वैसे मैं जो सारे क्वेश्चन लगभग उठा के लाया हूं आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं लगभग सारे PYQs हैं आप लोगों के, तो सही प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। क्या सवाल लिखा है, लिखा है द स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड मास M इज सस्पेंडेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ पेयर ऑफ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया एक रॉड है, इसकी लेंथ जो है L है, इसको हमने दो रस्सियों से लटका रखा है, यहां पर रिजिड सपोर्ट है कोई, और ये जो दो रस्सियां हैं ये इन रस्सियों से लटका हुआ है, ये हमारी रॉड है, आप देख रहे हो। इस रॉड में हमने करंट पास करा रखा है, करंट पास करा रखा है क्या, अ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड, लेंथ L मास M सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, टू रिमूव द टेंशन करंट कितना पास कराओ, कह रहा है इसमें से करंट पास कराना है बेटे, करंट पास कराना है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगी हुई है, करंट पास करवा दो, कह रहा है कितना करंट पास करा दो कि हमारी जो रस्सियां हैं इनमें टेंशन आना बंद हो जाए। देखो ऐसा है, इस रॉड का अपना कुछ वेट लगेगा नीचे mg, और इन्हीं वेट की वजह से इन रस्सियों में तनाव आएगा, टेंशन टीटी आएगी। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक फोर्स लगने लगे ऊपर की तरफ, भैया अगर मैं, बिकॉज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो लगी हुई है चारों तरफ, अगर मैं इस वायर में करंट पास करा दूं तो करंट कैरिंग वायर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स अगर ऊपर लग जाए, BIL साइन 90 हो जाएगा यहां पे, तो अगर यहां पे BIL फोर्स लग जाए
तो हमारा ये फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगा, रस्सियों में तनाव खत्म हो जाएगा, बिकॉज नीचे लगने वाला फोर्स ये एलिमिनेट हो गया। यानी कि BIL अगर mg के बराबर हो जाए, यानी I की वैल्यू अगर mg अपॉन में BL के बराबर हो जाए, यानी कि इतना करंट पास कराने पे हमारे दो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, नीचे लगने वाला वेट एलिमिनेट हो जाएगा, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। यानी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ, 31वें का आंसर सी आ रहा है। यश ने सही जवाब दे दिया, अंशिका ने सही जवाब दे दिया, पीयूष ने दे दिया। पीयूष कह रहा सर इजी है। हाँ भाई इजी है, बिल्कुल सही कह रहे हो, इजी है, पूरा CBSE इजी है बेटा। चलो इसका जवाब दो। 32वें का आंसर देंगे फटाफट। अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन, कोई अभी तो पढ़ाया, देखो कोई भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है BIL साइन थीटा। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए तो हमारा साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन ए सही लग रहा है इसका, ऑप्शन ए सही लग रहा है। 31वें का नहीं, 32वें का बताओ, 32वें का ए है क्या? 32वें का ए है क्या? चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान लगाएंगे बेटा सारे। यहां पे बोल रखा है वेलोसिटी दे रखी है आपके पास इलेक्ट्रॉन की, मैंने यहां पे साइड में लिख लिया है, क्या दे रखा है, Vx I कैप प्लस Vy j कैप मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, B की दे रखी है कितनी, Bx I कैप माइनस By j कैप। बोलता है व्हाट इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बताओ। नाउ हमें मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, है ना। अब V की वैल्यू डाल दी मैंने Vx I कैप प्लस Vy j कैप, फिर B की वैल्यू डाल दी मैंने Bx I कैप प्लस By माइनस ऑफ By j कैप। अब माइनस जो है अभी फिलहाल बाहर रख लेता हूं और इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। आई कैप वाले को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो निकल कर आता है, इसलिए मल्टीप्लाई करने के लिए रहने देते हैं। ये आ गया Vx इंटू By और माइनस का साइन यहां पे रहेगा बिकॉज उसके साथ माइनस यहां पे लगा हुआ है, और ये हो गया I क्रॉस J। हम सबको पता है I J K, तो अगर I क्रॉस J करूंगा तो K आंसर आ जाएगा, तो K कैप यहां लिख दिया। अब उसके बाद इसको देखो, इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करने से जीरो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस ऑफ, ये कितना आ जाएगा Vy इंटू BX J क्रॉस आई। J क्रॉस आई होता है माइनस के, यानी कि माइनस के यहां पे आ जाएगा। अब माइनस तुम पूरा ही बाहर निकाल लो तो हो जाएगा प्लस E, या जाएगा Vx By प्लस Vy Bx इंटू K कैप। ये मेरा आंसर आ गया बेटा। तो ये आंसर कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन डी। 33 का डी आंसर आ रहा है, 33 का डी, बहुत ही बढ़िया। 33 का डी है बेटा। किंग कोहली आपका गलत है, पीयूष बेटा आपका बिल्कुल सही है, 33 का डी आंसर है। चलिए अगला सवाल, इसमें लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m and a charge minus q is moving with a uniform speed in a circle of radius r with another charge particle q at the center। तो आप देखो मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पे कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, और ये ऐसे इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो घूम क्यों रहा है भाई, इनके बीच में लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना होता है k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, यानी कि k q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर में r स्क्वायर। और यही इसे क्या प्रोवाइड करा रहा होगा, यही इसे प्रोवाइड करा रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है कि नहीं। अब यहां से r से एक r कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में r इक्वल टू mv स्क्वायर। सवाल क्या पूछा है, हमें r निकालना है बेटा, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। k की वैल्यू अगर आप डाल दोगे तो यह जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन में m इंटू v स्क्वायर। तो ऑप्शन बन गया ऑप्शन बी सही, है ना, ऑप्शन बी सही बन जाएगा, ऑप्शन बी। यश ने जवाब दिया ऑप्शन बी, बहुत ही बढ़िया बेटा। अंशिका 34वें का ऑप्शन बी, बहुत ही बढ़िया। 2023 का बेटा बोर्ड का सवाल है ना, बोर्ड का सवाल है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v enters in a uniform magnetic field moves in a circle of radius r when v is double then the radius of a circle path will be। देखो बच्चों रेडियस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mv अपॉन में qb, लेकिन अगर मैं v की जगह एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहूं तो फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू 1 अपॉन में b अंडर रूट 2mv डिवाइड बाय क्यूब। अब ये आया कैसे, मैं थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखो हमें पता है कि रेडियस का जो फॉर्मूला है, सिंस रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला है सर mv अपॉन में qb, सिंपल फॉर्मूला है बेटा। अब मुझे मालूम है किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप एक्सेलरेट कराते हो, मान लीजिए आपके पास ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है VACC, यानी कि ये v है।
आपने यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज रखा और यहाँ पे एक चार्ज रखा, तो ऑफ कोर्स ये रिपेल होगा। जब ये रिपेल होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगी, जितना ये पोटेंशियल इस पे वर्क करेगा, जितना भी ये पोटेंशियल इस पे वर्क करेगा, चार्ज क्यू पे वर्क करेगा, वही उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये वर्क के बराबर आ जाएगी, वर्क डन बाय पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, वर्क डन बाय पोटेंशियल। नाउ वर्क डन बाय पोटेंशियल कितना होता है, वर्क डन बाय पोटेंशियल होता है सर Q इंटू वी, है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो VACC को मैंने सिंपली V लिख दिया, थोड़ा सा इजी रहेगा, और इस वाले वेलोसिटी को थोड़ा सा घुमा के लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो V स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2QV अपॉन में M, यानी कि ये रूट हटा के स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगा दो। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा बेटा, तो रेडियस का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, M अपॉन में QB, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया सर 2QV अपॉन में M आ गया। अब R का फॉर्मूला कितना आ गया, 1 अपॉन में QB आ गया। बोलो सही है क्या, 1 अपॉन में QB, या फिर Q को भी अंदर ही ले जाओ, बिकॉज अंदर भी ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q ऑलरेडी यहाँ पे है बेटा, तो कितना हो जाएगा, M स्क्वायर अंदर चला गया, 2 ऑलरेडी है, QV अपॉन में यहाँ आ जाएगा M, और Q स्क्वायर यहाँ आ गया, Q से Q काट दिया, M से M काट दिया, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 अपॉन में B अंडर रूट 2MQ डिवाइडेड बाय, हाँ ये V आएगा, सॉरी ये आएगा 2MV डिवाइडेड बाय Q, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तो मैं तुम्हें सीधा ही याद करने के लिए बोल रहा हूं ना बेटा, ये फॉर्मूला आप सीधा ही याद कर सकते हो, सही है ना। अब अगर ये आपका फॉर्मूला आ गया तो आप देख रहे हो कि आपका सिर्फ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चेंज हुआ है, बाकी सारा कांस्टेंट है। तो जितना टाइम्स हमारा ये हुआ है, कितना टाइम्स हुआ है ये, V डबल किया, अगर V डबल किया है तो R जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो √2 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आएगा, ऑप्शन बी। 35वें का ऑप्शन बी आएगा, ए नहीं है बेटा, सिजल ने सही बताया, ऑप्शन बी है। 35वें का यश ने भी सही बताया है, हाँ, और अंशिका ने भी सही बताया है। बाबू ये फॉर्मूला मुझे फालतू में निकालने में टाइम खराब ही मुझे लगता है। अब बताओ क्या करूं यार, ये बताऊं ना क्या है, सीधा कैसे बता दो कि याद कर लो, याद कर लो। अब चूंकि डिराइव करते तो आपको याद करना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा बेटा, सही है जी। अगला सवाल, 2 चार्ज पार्टिकल masses आर M1 M2 having equal charges, they are accelerated through a same potential, enter in a in magnetic field, जहां पे इनका सर्कुलर पाथ का रेडियस है R1 और R2। हमें M1 और M2 का रेशियो निकालना है। अब रेडियस का फॉर्मूला तुम सबको पता है, MV अपॉन में QB होता है बेटा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, पोटेंशियल सेम है, 2 तो कांस्टेंट है, यानी जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, √m के है बेटा। अब अगर मैं बोलूं कि R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू M है, यानी कि M1 अपॉन में M2 का रेशियो, M1 अपॉन में M2 का रेशियो किसके बराबर आएगा, R1 अपॉन में R2 के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यानी ऑप्शन सी आएगा। 36वें का सी आंसर है, 36वें का सी आंसर है बेटा, 36वें का सी आंसर है। फटाफट अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। अब एक बात बताओ ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे लग रही है, तो चार्ज पार्टिकल अगर इसके अलोंग चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाते लगाते उसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाते लगाते उस पर एक्सेलरेट करेगी उसको। और एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो क्या था, QE/m होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, यानी कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो सेम स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, सीधा सीधा चलता रहेगा। 37 का ऑप्शन ए आएगा बेटा, 37 का ऑप्शन ए आएगा। किसी ने जवाब नहीं दिया भाई 37 का, क्या बात, चलो जी 37 का ऑप्शन ए आएगा। अगला सवाल है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, सेम है। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी। अब देखो ऐसा है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2πm अपॉन में QB। एक प्रोटॉन है, दूसरा अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में कैसे रिलेशन बनाना है बेटा, प्रोटॉन जो है बेटा आप लोगों के लिए वो है H11 और अल्फा पार्टिकल क्या है, He24, यानी कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अगर ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, तो चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल पे दुगना है, और जो मास है बेटे वो कितना है बेटा, वो सर 4 गुना है। मास कितना है यहाँ पे, 4 गुना है। तो T जो है बिकॉज M और Q पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज पाई 2B तो सब कांस्टेंट है। यानी अगर मैं रेशियो निकाल दूं, बिकॉज हमें किसका निकालना है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर रखना है, यानी कि अगर मैं निकाल दूं T अल्फा अपॉन में TP तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा M अल्फा अपॉन में MP मल्टीप्लाई बाय QP डिवाइडेड बाय Q अल्फा। सही है क्या, सही लिख रहा हूं, ओके। तो कितना आ जाएगा, M ऑफ अल्फा कितना है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और
क्यू अल्फा कितना है, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इससे कट गया, इससे कट गया, तो बाबू ये आ गया 2:1, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ अल्फा इज ट्वाइस द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन बी। 38 का आंसर बी आएगा, चेक करो जरा, 38 का आंसर बी आएगा, 38 का आंसर। क्या बात, धीरे क्यों पड़ गए तुम लोग? हाँ, 38 का आंसर कितना आएगा, बी आएगा। फटाफट, अबे मेरे साथ करने में फायदा है, फटाफट फटाफट बताते जाओ। और आप देखो मैं सारे प्रकार के सवाल लेके आया हूं, यानी कि सारे प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए अगला सवाल आ रहा है बच्चों, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है परपेंडिकुलरली, हम सबको पता है वो सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करेगा। सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करते करते उसके स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आता। बेटा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और सर्कुलर पाथ में घूमता है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, mv अपॉन में क्यूबी। अब होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड जो उस पर फोर्स लगाता है उसका जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, यानी देयर इज अ नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन, देयर इज अ नो वर्क डन, देयर इज अ नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ कंडक्टर। यानी आर जो है, रेडियस जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये जो क्यों रहता है, बिकॉज उसका वी जो है वो सेम रहता है। हाँ डायरेक्शन बदल रही है, और अगर हम डायरेक्शन की बात करें यानी कि वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड सेम रहेगा। यानी अगर मैं बोलूं साहब मोमेंटम चेंज होगा क्या, तो हाँ साहब मोमेंटम तो चेंज होगा, लेकिन उसकी क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि हमारा 39 का आंसर आता है ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही आ रहा है बेटा, बोलो हाँ या ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो, ऐसे ही एक क्वेश्चन लाया हूं कंपैरिजन का आप लोगों के लिए, बट ये है काइनेटिक एनर्जी पे। अब जरा ध्यान लगाओ बेटा, जैसे मैंने एक्सप्रेशन डराइव किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, जब हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है उसकी वी स्पीड जो है कांस्टेंट है, वी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब इसके पार्टिकल के पास है, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी जो है वो कितना है, क्यू बी आर अपॉन में एम। कैसे, बिकॉज आर का फॉर्मूला एम वी अपॉन में क्यू बी होता है बेटा, तो वी का फॉर्मूला कितना होगा, क्यू बी आर अपॉन में एम होगा, यानी एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम क्यू बी आर अपॉन में एम का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। ध्यान से देख लो क्या लिखा फॉर्मूला, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, मैंने फॉर्मूला लिखा है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला हुआ है एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, वो सेम सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उनका रेडियस सेम है, ट्रांसफर्स टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। तो भैया अगर एक अल्फा है और एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा है, तो हमारे लिए बी आर टू तो कांस्टेंट है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है E1 अपॉन में E2, यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। अब हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स होता था, तो यहां पे आ जाएगा 4 क्यू पी स्क्वायर, और मास तो था वो था 4 टाइम्स ऑफ एमपी, एमपी से एमपी कट गया तो सब 1:1 आ गया। यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 40 डी आंसर, बिल्कुल अंशिका ने बिल्कुल सही बताया बेटा, आंसर डी आएगा, बिल्कुल सही है बेटा। फटाफट बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 41 बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है बच्चों, ये जो डेरिवेशन की गई थी, ये की गई थी एम्पियर सर्किटल लॉ से। किसे की गई थी, एम्पियर सर्किटल लॉ से। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर है, वो म्यू नॉट आई टोटल के बराबर है, म्यू नॉट आई टोटल की। इस साल के लिए इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। खैर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके एक सॉलिड वायर जिसका रेडियस ए है, अगर इसका रेडियस ए है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई स्क्वायर है।
अगर इसमें से करंट पास कर रहा है तो इस वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये कैलकुलेट किया था, डेरिवेशन किया था हम लोगों ने। तो जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आप देख रहे हो मैंने डायग्राम बनाया है, आर क्या है, रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर है बेटा। सिमिलरली अगर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर ना। ये हमारा सिंपल दोनों रिलेशन आ गए, इनको याद रखना आपको। अब सवाल हमें बोला गया है रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो a/2 एंड 2a पे, इनका रेशो निकालना है। a/2 तो इनसाइड हो गया ना, तो अगर मैं पहला निकालूं इनसाइड के लिए तो r की वैल्यू कितनी हो गई है, a/2 हो गई है, और 2a का मतलब आउटसाइड भी हो गया है, तो आउटसाइड के लिए हमारी r की वैल्यू कितनी हो गई है सर, 2a हो गई है। तो इनसाइड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, b1 इन्होंने बोल रखा है, तो b1 इक्वल टू कितना होगा, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 4। सही है क्या, ए स्क्वायर अपॉन में 4, कुछ मजा सा नहीं आया यार, है हाँ है तो सही यार, यही ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिया, कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 8 पाई ए। सिमिलरली यहां आउटसाइड के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, यार ये गलत निकल रहा है, मुझे तो याद है ऐसा कुछ होता ही नहीं था, आर की वैल्यू a/2, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं था। ओहो गलत कर दिया ना यार, ये आर स्क्वायर नहीं होता, ये आर होता है, ये स्क्वायर नहीं है, ये तो गलत कर दिया, हाँ हाँ यानी फॉर्मूला गलत लिख रखा है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई a/2, है ना, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। मुझे कैसे याद है मैं आप लोगों को बताता हूँ, मुझे एक्चुअली आंसर याद है इसका, ये फॉर्मूला तो लिख दिया था, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर है, और ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर है बेटा, ठीक है। तो ये b1 आ गया और ये तुम्हारा b2 आ गया, म्यू नॉट आई और r की जगह कितना आ जाएगा, 2a डाल देंगे, r की जगह 2a डाल देंगे, इसमें r की जगह 2a डाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसका रेशो निकालूंगा क्या आएगा, 1:1 आएगा, यानी ऑप्शन बी आएगा, 41 का आंसर बी आएगा, 41 का आंसर बी आएगा, यश बी, अंशिका डी, हाँ ऊपर सिर्फ आर होता है, हाँ बिल्कुल सही बेटा यश, ऊपर आर ही होता है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो हमारा आउटसाइड इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बी का और आर का, तो जब तक इनसाइड रहूंगा मैं, यहां पे इनसाइड है, मान लीजिए आर की वैल्यू ए के बराबर है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ग्राफ सीधा रहेगा और फिर एक्सपोनेंशियल डिके ऐसा ग्राफ आ जाएगा। यानी अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊं, जो कि मेरा अगला सवाल दे रखा है, देखो यहां पे कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं स्टेट कंडक्टर की वजह से, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऑप्शन ए आएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये वाला ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, चलो अगला सवाल आ रहा है बेटा, अगला सवाल आ रहा है ये, हाँ भाई फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 ये दे रखा है, 2 हॉरिजॉन्टली थिन लॉन्ग वायर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r कैरी करंट I ईच इन अपोजिट डायरेक्शन, दिख रहा है हम लोगों को, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट बिटवीन। तो देखो इस, अगर मान लीजिए मेरा जो डिस्टेंस है r और मैंने मिड पॉइंट ले लिया, तो मिड पॉइंट ले लिया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 ये हो जाएगा, और r/2 डिस्टेंस ये हो जाएगा, r/2 डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अब बताओ मुझे कि स्ट्रेट कंडक्टर जो है हमारा, बिकॉज हमने बायो सावर्ट का लॉ पढ़ा है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो अगर मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, आर की जगह r/2 आ जाएगा इस पॉइंट पे, बोलो ना, तो r/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई आर, सिर्फ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई आर। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो इनसाइड होगा, तो यहां लिख देता हूं इनसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इनसाइड होगा। अब बात करते हैं बेटा इसकी वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेम ही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होगा, आर की वैल्यू r/2 हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई आर हो जाएगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्या आएगी बेटा, इनसाइड ही आएगी। आप देख रहे हो क्या, आप देख रहे हो दोनों की जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी, ये भी अंदर आएगा और देखो बेटा ये भी अंदर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर आ रही है। मान लीजिए इस कंडक्टर को ऑन में पाई आर, ये मेरा आ जाएगा टोटल आंसर इनसाइड। अब हमारा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है इसमें,
क्योंकि ये वाला जो है ये बोनस क्वेश्चन था, इसमें कोई भी आंसर मैच आपका नहीं कर रहा है। हाँ, ऑप्शन नहीं है। हाँ, यश ने सही बोल दिया, 43 का आंसर ए नहीं है बेटे। ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन था, दिस वाज अ बोनस क्वेश्चन ऑफ 2023। अच्छा, अगर हमारा यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में हो जाता, I1 यहां पे, मतलब I यहां पे मान लेता हूं, I यहां पे और I ही यहां पे, तो क्या होता इस पॉइंट पे? तो इस पहले वाले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता और दूसरे की वजह से आउटवर्ड होता, तो आंसर 0 आ सकता था बेटा। तो ऑप्शन हमारा मैच कर भी जाता, बट अभी कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। बच्चा कह रहा है फ्री के नंबर। हाँ बेटा, फ्री के नंबर हैं, लेकिन फ्री के नंबर तभी होते हैं जब आपने अटेम्प्ट किया होता है, यानी कुछ ना कुछ आंसर आप लिख कर आए हुए होते हो। ठीक है जी, चलो जी, अगला सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा, करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम अ ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर केप्ट इन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑन अ टेबल इज। ध्यान से देखना बेटा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। अब ये हमारा एक ये हमारा एक इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है जिसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। म्यू नॉट तुम्हें पता है, आई तुम्हें पता है, करंट दे रखा है, आर तुम्हें पता है, मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल ही लोगे। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? तो करंट ऐसे है, नॉर्थ ऊपर है बेटा, वो ऊपर है, साउथ नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड, सही है, डाउनवर्ड। तो आप अगर आंसर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर है, तो म्यू नॉट 2 आई अपॉन में 4 पाई आर कर लो, बिकॉज म्यू नॉट अपॉन में 4 पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7 हो जाएगा। 2 इंटू करंट के लिए यहाँ पे रखे 10 और डिस्टेंस रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2, तो 2 10 टू द पावर -5 होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, यानी कि ऑप्शन ए, 44 का ऑप्शन ए आएगा बेटा। किसने मार्क किया है? किसने आंसर मार्क किया है? 44 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, 44 का ऑप्शन आएगा ए। हाँ बिल्कुल सही बेटा। चलो बच्चों, 44 तक क्वेश्चन हो गया हमारा, 45th क्वेश्चन करा रहे हैं, फटाफट देखेंगे। 45th क्वेश्चन 2024 का सवाल है बेटा, ये ध्यान से देखना। इसमें लिखा है 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर करंट इन अ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन lies along y-axis as shown in the figure. The magnetic field at a point 3,4,0 due to this segment. अब देखो, ये सेगमेंट बना दिया मैंने छोटा सा, यहाँ पे सेगमेंट है। अच्छा, छोटे से सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है बायोट-सेवर्ट लॉ। कौन सा फॉर्मूला है? बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। सही है क्या? अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है बेटा 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि DL की वैल्यू हमें मालूम है। इसमें करंट कितना पास कर रहा है आप देख रहे हो, 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, वो हमें गिवन है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, ये हमें मालूम है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास r नहीं है और sin थीटा नहीं है। अगर मैं XY प्लेन में एलिमेंट को बिछा लूं बेटा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है 3,4,0 यानी कि इस XY प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। यानी कि अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 मीटर। यानी कि यहां से यहां जो डिस्टेंस है 5 मीटर, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 मीटर आ गई बेटा। अब आर की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर आ गई, हमारे पास साइन थीटा नहीं है, तो मैंने इस ट्रायंगल को पूरा कर लिया बेटा। देखो ट्रायंगल पूरा हो गया। हमें ये वाला एंगल चाहिए होता था, याद करो हम जब बायोट-सेवर्ट लॉ लेते थे तो ये आर डिस्टेंस हुआ करता था, तो ये हम एंगल लिया करते थे। अब अगर इसको मैं देख लूं तो ये 3 है बेटा और ये 5 है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाऊंगा तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 3/5, यानी कि हमारा साइन थीटा भी यहाँ पे आ गया। अब तुम साइन थीटा की वैल्यू 3/5 डाल दो, आर की वैल्यू तुम 5 डाल दो, आई की वैल्यू तुम 5 डाल दो, सारी वैल्यू 5 डाल दो, कुछ करना भी है और है। डीएल की वैल्यू कितनी डाल दो, डीएल की वैल्यू कितनी डाल दो, डीएल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर डाल दो, 2 10 to the power -2 कर देना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डाल देना, आंसर निकल कर आएगा बेटा यहां से 0.24 × 10 की पावर -9 टेस्ला, यानी कि कितना आ गया बेटा, 2.24 नैनो टेस्ला। यहां तक तो सही है बेटा, 0.24 नैनो टेस्ला। अब 0.24 तो आगे डायरेक्शन की बात करनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना है हमें लगाना है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के हिसाब से जो करंट अगर मान लीजिए ऐसा ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इस प्लेन के अंदर है, भीतर है भाई,
भाई देख रहे हो, इसके बिल्कुल अंदर जा रहा है, और जब करंट जो है अंदर जा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जा रहा है, तो ये एक्स है ये वाई है, बाहर वाला जेड होगा, अंदर वाला माइनस जेड होगा, यानी कि ऑप्शन सी लगेगा बेटा, ऑप्शन सी लगेगा। सेजल ने बता दिया, ठीक है जी। रागनी हो जा कह रही है बेटा कि सर क्वेश्चन नंबर 41 रिपीट कर दो। बेटे बहुत देर में याद आई तेरे को 41 की। 41 क्या है? अरे 41 तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कर ले, नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार देख ले, फिर दोबारा से बताऊंगा, कोई नहीं। 45th का आंसर बेटा, 45th का आंसर फटाफट मार्क करेंगे। 45th का आंसर क्या लगा रहे हो? 45th का आंसर लगा रहे हो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए जी बेटा अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है बेटा, 2022 का सवाल है। लिखा मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज b1 and the magnetic field of at a point on its axial distance r is b2। अब मुझे याद होना चाहिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर वायर की वजह से जो सेंटर पे होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और अगर इसी सर्कुलर लूप के x डिस्टेंस दूरी पे जाके अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, रेडियस आ रही है बेटा, तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r² प्लस x² की पावर 3/2। अब क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि जो उसका सेंटर है, इसका जो सेंटर है वहां मैग्नेटिक फील्ड b1 है, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन में 2r की वैल्यू b1 दे रखी है। पहला केस हो गया ये। दूसरा केस वो कह रहा है जब x की वैल्यू r है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r की हम बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड b2 हो गया। तो b2 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r² प्लस r² की पावर 3/2। r² प्लस r² हो गया। क्यों बेटा? अब x की वैल्यू r डाल दी ना हमने, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा म्यू नॉट आई r² डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 2r² की पावर 3/2। सही है क्या? तो हमें क्या निकालना है? इनका रेशो निकालना है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई r² अपॉन में, ये आ जाएगा 2 और 2 की पावर 3/2, यानी कि 1 प्लस 3/2 हो गया, यानी कि 5/2 हो जाता है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 5/2 ही लिख लेता हूँ इसको, है ना। ये हो गया 5/2, ये हो गया 5/2 इंटू r की पावर 3, यानी इसे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 की पावर 5/2 इंटू r। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो b1 अपॉन में b2 कितना आ जाएगा? रेशो निकल जाएगा बेटा। तो b1 अपॉन में b2 में म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट जाएगा, r से लेके r भी कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5/2 माइनस 2, -1 हो गया ना, हम सॉरी -1 हो जाएगा। कितना हो गया? 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 कितना होता है? 2√2, यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए सही आ जाएगा, ऑप्शन ए सही आ जाएगा। 46 का है रॉन्ग है, 46 का आंसर ए आएगा, 46 का आंसर ए आएगा। रॉन्ग कैसे है भाई? रॉन्ग नहीं है। चलो तुम लोग अगला सवाल करो, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। तुम अगला सवाल करो, अगला सवाल तो सॉल्व हुआ रखा है यार, हाँ एक बार देख लो फटाफट। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं बेटा। चलो जी आगे जी वापस।
यार मुझे लग रही थी ठंड एक्चुअली, है ना। चलो एसी चल रहा है एक्चुअली रूम में ना, इसलिए थोड़ा सा। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 है। ऑफ कोर्स सॉल्व किया हुआ, आंसर तो समझ में आ ही रहा है। मैं इसमें एक आप लोगों की लॉजिक सिखा दूं। एक बच्चा पूछ रहा है सर कोई सजेशन दे दो फिजिक्स के लिए। सजेशन में बेटा बस इतना सा है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने जो वन शॉट होते हैं, ये जो थ्योरेटिकल हैं, वो ख़त्म कर लो। क्योंकि आज 18 तारीख हो गई है, 19-20 2 दिन तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट करने चाहिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे यार। तो वन शॉट देख रहे हो या वन शॉट अटेंड कर रहे हो किसी भी टीचर से, या मेरे वाले वन शॉट में से देख रहे हो, तो उनसे काम नहीं बनेगा। आपको जैसे पेपर लीग सीरीज है वो पूरी अटेंड करनी पड़ेगी, उसके क्वेश्चन सारे अटेंड करने पड़ेंगे, क्वेश्चन करने पड़ेंगे मोस्टली, मतलब ये कहने की बात है मुद्दे मुद्दे की, ठीक है। चलो 47 में क्या दे रखा था बेटा, आपको एक लूप दे रखा था, ऐसे देके ऐसे घुमा रखा हुआ, ऐसे घुमा रखा है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको स्टेट वायर ही मान लिया। जब स्टेट वायर मान लूंगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया हमारा इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर। ये कौन है, हमारा इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर, और ये हमारा सर्कुलर लूप है। तो इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, ठीक है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप देखो करंट नीचे आ रहा है तो आउटसाइड आएगा, तो आउटसाइड को हम लिखते हैं बेटा माइनस, ठीक है, आउटसाइड को हम लिखते हैं माइनस। और ये हमारा सर्कुलर लूप है, हमें बताना है इसके पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमें क्या बोला गया था बेटे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें, तो स्ट्रेट कंडक्टर से ये डिस्टेंस तो r हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr हो जाएगा। और कहाँ आएगा, आउटसाइड आएगा। जबकि इस सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 2r आ जाएगा। इनमें से ये तुम देख रहे हो बड़ा है, ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट छोटा है, तो b2 माइनस b1 करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। ये रजनी कह रही है 41वें का आंसर गलत है। ये तो रजनी भाई तू 41वें पे क्यों फंस गई, 41वें का आंसर गलत क्यों है, 41वें का आंसर गलत क्यों है। ये सर कह रहे हैं 41वें का आंसर गलत है। 41वें का आंसर बेटा यही है यार बच्चे, 41वें का आंसर यही है, ठीक है। रजनी आहूजा, 41वें का आंसर यही है, गलत नहीं है बेटे, यही आंसर है। चलो भाई लोग, 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 कर रहे हैं। 2024 का बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। सर 80 चाहिए 100 में से, तो क्या करूं, कुछ नहीं पढ़ा अभी, मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स करी है, प्लीज हेल्प। भाई सेकंड बुक पूरी करो, जितने भी सारे बच्चे हैं सेकंड बुक पूरी करो। सेकंड बुक के बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स और मैग्नेटिक, सबसे आखिरी में इलेक्ट्रोस्टैट में से सेलेक्टिव। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप में से कोई भी बच्चा कोई भी चैप्टर छोड़ने की सोच रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि ऐसे तो तीन चैप्टर हैं जो हमें लग रहा है छूटेंगे, तो आप एक काम करो, उन 3 चैप्टर का कहीं से भी कुछ एक वन शॉट टाइप देख लो। चाहे मेरा देखना है तो मेरा देख लो, किसी और का देखना है, सारे टीचर्स बहुत बढ़िया हैं यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं उनका देख लो। और वहां से जाने के बाद उसके हमने ना हमारी एप्लीकेशन पे, पुनीत फिजिक्स के नाम से जो एप्लीकेशन है हमारी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, उसे डाउनलोड कर लो। उसके स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके मैंने MEQ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2025 वो मैंने दिलवा दी हैं चैप्टर वाइज। तो वो क्वेश्चन जो है आप एटलीस्ट, अगर कोई चैप्टर छूट रहा है तुम्हारा, मान लीजिए कोई चैप्टर छूट रहा है कि भाई आपने सोचा कि मैग्नेटिक छूट रहा है हमारा, या फिर सेमीकंडक्टर हमारा छूट रहा है, तो उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। पिछले साल भी उन्हीं में से आए थे, मतलब इस साल बस थोड़े बहुत ही एडिशन किया है, बाकी सारे सेम ही है। तो वही क्वेश्चन आप सारे क्या करो, वही क्वेश्चन सारे आप ट्राई कर लो, आपका वो चैप्टर मोस्टली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है जी। इतना टाइम तो आप लोगों के पास है अभी, 3 दिन आपके पास है अभी, 3 दिनों में हो जाएगा, है ना। चलो जी, 3 दिन क्या मतलब 2 ही दिन बचे हैं। लिखा 2 पैरेलल लॉन्ग वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ a कैरी करंट I इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हमारे पास 2 वायर्स हैं जिनमें करंट पास कर रहा है I इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो डेफिनेटली दे विल रिपेल ईच अदर। अब इनका जो फोर्स है वो कितना होगा, फोर्स पर मीटर लेंथ कितना होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट टू I1 I2 अपॉन में 4πr, डिस्टेंस इन्होंने क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो r की जगह क्या लिख लेता हूं, a लिख लेता हूं, इनटू में लेंथ, या फिर फोर्स पर मीटर लेंथ लिखना है तो l यहीं लिख लिया।
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट 2i² अपॉन में 4πa, यानी कि म्यू नॉट i² डिवाइडेड बाय 2πa, ये हमारा आंसर है रिपेल ईच अदर, यानी कि ऑप्शन डी लगा रहे हो। 48वें का डी आंसर है, 48वें का डी आंसर है। रजनी बेटा अगले सवाल पे आ जाए, ठीक है ना, अगले सवाल पे आ जाए, जो गलत है छोड़ दे, चल ठीक है। अगला सवाल आ रहा है 2023 का बेटा, बोर्ड का 2023 का सवाल आ रहा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। 2023 का सवाल आ रहा है, ये क्या सवाल लिखा है, क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है, 2 पैरेलल वायर्स 2 मीटर अपार्ट, 2 मीटर दूर है, यानी आर दे रखा है यहां पे कितना, 2 मीटर, करंट कितना है, 3 एम्पीयर करंट है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ। अबे कैसा क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट 2i1 i2 अपॉन में 4πr, म्यू नॉट अपॉन में 4π की वैल्यू 10 की पावर -7, 2 i1 की वैल्यू 3, i2 की वैल्यू 3, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 2, यानी 9 × 10⁻⁻7। अट्रैक्टिव है रिपल्सिव, ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव, यानी 4.5 9 × 10⁻⁻7 रिपल्सिव, रिपल्सिव ये कैसे हो सकता है, सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होता है बाबू, सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होता है। गाइस बताना जरा, 49 आई नीड योर हेल्प, क्या होने वाला है इसका आंसर, 2 पैरेलल वायर्स केप्ट 2 मीटर, सेम डायरेक्शन, करंट सेम डायरेक्शन में है, तो अट्रैक्टिव होगा ना आंसर, रिपल्सिव कैसे हो सकता है, रिपल्सिव तो हो ही नहीं सकता, नो ऑप्शन मैच्ड। अरे डी कैसे आ गया, मैंने गलती कर दी क्या पावर में, रुक जाओ, 2 मीटर है ना ये, अच्छा हो सकता है कि ये 2 सेंटीमीटर होता तो 10 की पावर -5 बन जाता। फिलहाल तो अबे तुम लोग आंसर कैसे मार्क कर रहे हो बे, और रुको बे रुको, मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या, 10 की पावर -7 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, i1 i2 यहां आ गया, आर की वैल्यू 2 मीटर दे रखी है ना, 2 मीटर, तो 2 से 2 कट गया तो 9 ही तो बचेगा, 10 के पावर -7 ही तो बच रहा है, तुम्हारा आंसर कैसे आ गया भाई, हाँ सेंटीमीटर होगा सर, हाँ सेंटीमीटर होगा, फिर वो हो सकता है, अगर ये सेंटीमीटर हो गया तो 10 की पावर यहां पे -2 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना, 9 × 10⁻⁻5, तो क्वेश्चन बदलने के बाद इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, हाँ तो आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, पढ़ो बेटा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 50 फटाफट, क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है, तेरा 2 वायर्स कैरिंग करंट इन अ सच अ वे, जो पैटर्न में दे रखा है उस पैटर्न में करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे करंट i1 फ्लो कर रहा है और यहां पे करंट i2 फ्लो कर रहा है, सही है क्या, 3 रीजन है यहां पे, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4। हमें बताना है ऐसा रीजन जो कि वर्टिकल अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड का हो, यानी बाहर निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड का हो और स्ट्रॉन्ग हो। आप जरा ध्यान से देखना, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, इसकी वजह से अंदर है, यानी जो B1 है वो कहां है, क्रॉस है, क्रॉस बोले तो अंदर है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 वो कहां है, बाहर है, यानी कहां है, डॉट है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, नलीफाई हो रहा, कैंसिल आउट हो रहा होगा। अच्छा इस रीजन की बात करते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, यानी B1 कहां है, यहां डॉट है, एंड सिमिलरली I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये भी कहां है, डॉट बाहर आ रहा है, यानी यही रीजन होने वाला है वैसे आंसर, बाकी को भी वेरीफाई कर लेते हैं। थर्ड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड B1 का बाहर आ रहा है, एंड सिमिलरली B2 अंदर आ रहा है, B2 अंदर आ रहा है, यानी ये वीक रीजन होने वाला है, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर नलीफाई होगा या माइनस होगा ऑफ कोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इस वाले का, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 का अंदर आ रहा है, और इस वाले का भी अंदर आ रहा है बाबू, ये अंदर आ रहा है और इसका भी अंदर आ रहा है, यार ये भी तो सही लग रहा है, लेकिन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनसाइड है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन ये क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है। हमें अपवर्ड पूछा है, इसलिए मेरा रीजन बी आंसर हो जाएगा, 50वें का बी आंसर आएगा। हाँ अंशिका अग्रवाल ने पहले जवाब दिया, बहुत बढ़िया बेटा, 50वें का बी आंसर आएगा, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51
क्या लिखा हुआ है, 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। सेम क्वेश्चन है, छोड़ रहा हूं, मतलब एक प्रकार का हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 2024 का क्वेश्चन है। अ वायर ऑफ लेंथ 4.4 मिलीमीटर इज बेंट round in a shape of a circular loop and carries a current of 1 ampere. Calculate the magnetic moment of a loop. ध्यान से सुनना बेटा, जब भी हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो होता है n बोल रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स I इंटू ए, NIA। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, NIA। लूप तो एक ही है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। करंट हमें दे रखा है कितना, यहाँ पे 1 एम्पियर। हमें बस एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए था। अब बेसिक से मैथमेटिक्स से समझ लो बेटा एक बार फटाफट। लेंथ थी 4.4 मीटर की, उसे कन्वर्ट किया हमने सर्कमफ्रेंस में, बोलो सर्कमफ्रेंस में, यानी एल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2πr के बराबर आ गई। एल की वैल्यू 4.4 है, 2πr रेडियस कितना आ गया, सॉल्व करा, कितना आगे रेडियस आ गया 7/10 मीटर। रेडियस अगर 7/10 मीटर आ गया तो सर्कुलर लूप का एरिया कितना होता है, πr² होता है, यानी एरिया कितना आ गया 1.54 मीटर स्क्वायर आ गया। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 1 × 1.54 यानी कि 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन बी। अच्छा, यूनिट की बात समझ लो बेटा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू एरिया। करंट की यूनिट होती है बेटा एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, इसलिए यूनिट क्या बनेगी इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या बनेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सही है बेटा। अगला सवाल मैं ले रहा हूं बेटा, अगला सवाल है 2020 का। इसमें लिखा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब हमारे पास करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप आपको पता होगा कि जब भी करंट पास कराते हैं तो उसका मैग्नेटिक पोल से एक्वायर हो जाते हैं। इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो ये अपने आप को क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर मैं क्लॉकवाइज लूंगा तो अपने आप को क्या बनाएगा, साउथ बनाएगा। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने क्या याद कर लिया है, NIA। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, हाँ कर रहा है भाई। क्रॉस सेक्शन एरिया पे कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। करंट पे डिपेंड कर रहा है, हाँ कर रहा है। मटेरियल ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल इस पर डिपेंड नहीं करता, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। 53 का आंसर क्या आएगा, डी। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो जी, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल है। एक बार सारे बच्चे ट्राई करेंगे फिर मैं जवाब दूंगा। एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे। 54 अरे 54 लिख के बताओ भाई। 54वें का आंसर बताओ, 54 लिख के बताओ। 54 का आंसर क्या होगा, कोई तो बोलो यार। कोई तो बोलो यार। किसी ने जवाब नहीं दिया है। चलो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में बोला है कि एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है, दोनों को सीरीज में लगाया गया है और इसकी जो रीडिंग है वो A है और इसकी रीडिंग जो है वो V है। हमें बोला गया कि इस वोल्ट मीटर के सामने एक रजिस्टर लगा दिया तो हमारी रीडिंग में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर वैसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है, लेकिन जब आइडियल बोला जाए, वरना इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो इसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए RV है और इसकी रेजिस्टेंस हो गई बेटा R। जब भी पैरेलल में लगाता हूं तो रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होगी इसकी तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई, और जब पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट की वैल्यू बढ़ गई, यानी एमीटर की रीडिंग बढ़ेगी। तो ए की रीडिंग क्या करेगी, बढ़ेगी। दूसरा, जब करंट यहां से जा रहा था बेटा तो पहले तो करंट सारा का सारा वोल्ट मीटर में से पास कर रहा था, लेकिन अब करंट जो है थोड़ा सा नीचे भी पास करेगा। बोलो, तो जब करंट नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो पोटेंशियल है इस पूरे के क्रॉस वो क्या कर जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। या फिर ऐसे मान लो कि करंट कम हुआ तो उसके क्रॉस पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम होगा यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कम रह जाएगी, यानी ए विल इंक्रीज एंड वी will decrease. A will increase and V will decrease. समझ में आ रहा है बेटा। जब वोल्ट मीटर के सामने रेजिस्टर लगाया तो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट ही कम हो गई, सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो गई
करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया, एमीटर की रीडिंग बढ़ गई। अब इसके क्रॉस जब करंट बढ़ गया तो वोल्टमीटर की जो रीड, बिकॉज करंट नीचे चला जाएगा तो इसमें से जो करंट पास करेगा वो कम रह जाएगा, तो यानी ओवरऑल जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कर जाएगी। यानी ए विल इंक्रीज एंड वी विल डिक्रीज, ए विल इंक्रीज एंड डी विल डिक्रीज। अगला बेटा, गैल्वेनोमीटर शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर आईजी इफ द शंट इज S1 इज कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर। तो हम लोगों को मालूम है गैल्वेनोमीटर के सामने अगर आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर के सामने अगर आपने एक शंट लगाया S1 तो हमारा कन्वर्जन हो गया 0 से लेके I एमीटर का। भाई आप लोगों को मालूम है जब भी गैल्वेनोमीटर के सामने एक शंट लगाते हो यानी कि स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हो तो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मेजर कर रहा है, वो I कर रहा है। अच्छा, इस केस में हमारा जो S1 का फॉर्मूला होगा वो होगा I इंटू जी, IG इंटू जी। IG कौन होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंटू जी डिवाइड बाय I माइनस IG। I कौन सा है सर, ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है वो वाला। अब वो कह रहा है कि सर अगर आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसके सामने S2 लगा दूं तो हमारा जो एमीटर बनेगा वो बनेगा 0 से लेकर 2I वाला, यानी एमीटर की जो रेंज है वो बढ़ गई सर। और एमीटर की रेंज बढ़ गई तो S2 का फॉर्मूला कितना आ गया, ये आ जाएगा IG इंटू जी डिवाइडेड बाय 2I माइनस IG। तो हमें बताना है सर S1 अपॉन S2 का रेशियो कितना होगा, तो S1 अपॉन S2 का रेशियो कितना हो जाएगा, IG जी से जी कट जाएगा, यानी कि 2I माइनस IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG, यानी दैट मेक्स ऑप्शन सी करेक्ट। 55वें का सी, 55वें का सी, अरे सी 55वें का डी नहीं है बाबू, सी होगा, 55वें का सी होगा। हाँ अंशिका का सही है, हाँ रॉयल विवेक एडिटिंग आपका गलत है बेटे, 55वें का सी आंसर होगा। चलिए जी अगला सवाल है, एमीटर्स टू बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ वोल्टमीटर देन वी मस्ट कनेक्ट। देखो ऐसा है, एमीटर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस का होता है, अगर मुझे इसे वोल्टमीटर बनाना है तो उसमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए, और हाई रेजिस्टेंस के लिए इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बन जाएगा, एक वोल्टमीटर बन जाएगा। यानी टू एमीटर टू बी यूज्ड एज अ वोल्टमीटर अ हाई रेजिस्टेंस एंड सीरीज मस्ट बी कनेक्टेड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है विच इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, 2024 का सवाल है ये, ध्यान से देखेंगे जरा, ध्यान से। क्या सवाल दे रखा है, सवाल दे रखा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस इन व्हिच डायरेक्शन विल बी ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स विल बी। अब देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां भाग रहा है, वो एक्स एक्सिस में भाग रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्सिस में यानी कि वो ऊपर है, हमें बताना है इस पे फोर्स कहां लगेगा। अच्छा इमेजिन करो ये प्लस क्यू चार्ज है, इमेजिन करो ये प्लस क्यू चार्ज है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो भी रूल हमारे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज के लिए वैलिड होते हैं। तो मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड देखो ऊपर है, यार मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वेलोसिटी यहां पे यानी मोशन ऑफ चार्ज इधर है, तो फोर्स कहां लग रहा है, बाहर लग रहा है। बाहर कौन है, एक्स यहां है, वाई यहां है, तो ऑफकोर्स जेड होगा। अब आपका जो आंसर है बिकॉज वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, लेकिन आंसर पूछा गया है नेगेटिव चार्ज के लिए, तो जो भी आपका आंसर आवे उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। क्या करिए, आपका आंसर पॉजिटिव जेड है ना, आपका आंसर माइनस कर देना बस, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा बी। 57 का आंसर आ जाएगा बी, 57 का आंसर आ जाएगा बेटा बी, 57 का आंसर आएगा बी। जो भी आंसर मार्क कर रहे हो चैट में कम से कम उसको नंबर मार्क करके लिखो, समझ में नहीं आ रहा बेटा ऐसे। चलो जी अगला सवाल आ रहा है कि यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q हैविंग अ मास m मूव्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जो उसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है वो ऐसा दे रखा है। अच्छा देखो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देख रहे हो ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हो, इसका जो है कांस्टेंट स्लोप है बच्चों, और कांस्टेंट स्लोप अगर आप देखो तो स्लोप देगी क्या, v अपॉन में t क्या सर, एक्सेलरेशन, यानी यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहां लगे हुए हैं, सबसे पहले तो ये देखो बेटा कि टाइम जीरो पे भी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, नहीं रेस्ट से तो शुरू नहीं हुआ हुआ, पार्टिकल हैज सम इनिशियल वेलोसिटी इन बोथ द केसेस, सी और डी में वेलोसिटी दे रखी है। अब बात कर रहा है कि ई और बी पैरेलल होंगे या ई और बी परपेंडिकुलर होंगे, तो ध्यान रखना बेटा ई और बी इन केसेस में पैरेलल होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए ई और बी परपेंडिकुलर हुए, ई और बी परपेंडिकुलर हुए, वैसे हो सकते हैं कि ई और बी परपेंडिकुलर, नहीं ई और बी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। इमेजिन करो ना ऐसे केस है, देखो ये ई और बी ऐसे है, ई और बी ऐसे, चार्ज पार्टिकल इसके सेम डायरेक्शन में चल रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v,
तो क्या होगा, हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सेलरेट कराता रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन होगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। u हमारा जीरो है ना, ना ना ना, u जीरो हमारा नहीं है। u की वैल्यू कितनी है, ये v नॉट है, कुछ मान लेते हैं, ये मान लीजिए इसकी वैल्यू v नॉट है, ये v नॉट है, प्लस a की वैल्यू कितनी होगी, QE बाय m इंटू टी होगी। बोलो सही है क्या? तो ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है अचीवेबल है। लेकिन अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लग जाए, ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग के ऐसे लग जाए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चलने लगेगा और ऐसा घूमना शुरू कर देगा, और जैसे ये घूमा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। मैंने लिखा हुआ है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बी मस्ट नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल आ रहा है, एम्पियर सेकेंड लॉ और बायोट सेवर्ट लॉ में इनमें से स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है? जैसे एम्पियर सेकेंड लॉ में क्या है, कंसीडर अ नेट करंट पासिंग थ्रू गिवन सरफेस, यस। एप्लीकेबल फॉर अ स्टेट वायर, नो। सिमिलर टू गॉस लॉ, नो। कैन बी अप्लाइड फॉर डायरेक्ट करंट ओनली, नहीं, एसी के लिए भी वैलिड होता है। बायोट सेवर्ट लॉ, कंसीडर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कंडक्टर डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, यस। सही कह तो रहा है ना? नहीं लग रहा सही लग रहा है। यहां पे क्या लिखा है, एप्लीकेबल फॉर अ करंट के अंदर स्टोर्ड कंडक्टर, नहीं। सिमिलर टू कूलम्स लॉ, नहीं। हाँ, सिमिलर टू कूलम्स लॉ, हाँ, नहीं। कैन बी अप्लाइड फॉर अ बोथ डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, नहीं, गलत है। तो भाई इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर P बनेगा और इसके आंसर भी P बनेगा। ये तो आंसर ही मैच नहीं हो रहा। चलो इसको स्किप कर रहा हूं, अभी आते हैं दोबारा से। ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 59 स्किप कर रहा हूं बेटा, अभी रुक जाओ। 60 पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 पे लिखा है, देयर आर 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट A, B, C kept at equal distances from each other. The wire C experiences a net force. अच्छा एक बात सुनो, ये 3 वायर्स में करंट पास कर रहा है, देखो करंट पास कर रहा है, यहां पे I कर रहा है, यहां पे I कर रहा है, यहां पे 2I कर रहा है, ठीक है जी। ये डिस्टेंस यहां से यहां R है, ये डिस्टेंस यहां से यहां R है बेटा, ठीक है। अब हमें बोला गया ये जो C है, ये B है और ये है, C पे हमारा नेट फोर्स लग रहा है। अब C पे नेट फोर्स क्यों लग रहा होगा? देखो ये जो वायर है ये ऐसा अट्रैक्ट कर रही होगी, तो मान लीजिए ऐसे बोल देता हूं मैं FA, और ये वायर भी से अट्रैक्ट कर रही होगी, तो ये सब मैं बोल दूंगा फोर्स FB। तो पहले तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, है ना, अट्रैक्ट कर रही थी। अब जब मैं FA और FB का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो FA का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? FA का मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट टू I1 कितना है, 2I इंटू I, इसका करंट I है, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, R प्लस R, कितना हो गया, 2R। सही है क्या? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एक मिनट सर 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 गलत हो गया, सर गलत हो गया। यहाँ पे 2 पाई R होता है ना, 4 पाई R होता है ना, अबे हट जा। म्यू नॉट टू I1 I2, 4 पाई R होता है ना, R की जगह कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। तो 2 से एक 2 काट दिया, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट, 2 से एक 2 और काट दो, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन में 2 पाई R। ये हमारा हो गया FA, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, FA। फिर FB निकाला, FB कितना होगा, ये होगा म्यू नॉट टू I स्क्वायर अपॉन में 2 पाई R, ठीक है जी। दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट, यार मैंने गलत कर दिया क्या, नहीं यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे क्या, बिकॉज 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन में 2 पाई R। यानी कि जो नेट फोर्स है वो पहले कितना आ गया, पहले नेट फोर्स आ गया FA प्लस FB, ये नेट फोर्स कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन में 2 पाई R। दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स, जिसको क्वेश्चन में F दे रखा है। हाँ सर ठीक है सर, बात सही है, दे रखा है। अब सवाल पूछा गया है, इस पे C पे फोर्स बताओ अगर A वाला करंट रिवर्स कर दिया जाए। देखो जरा, अब A वाला करंट अपन रिवर्स कर देते हैं, हाँ जी, करंट रिवर्स करो जी। तो यहां पे जो करंट है वो ऊपर की जगह नीचे करंट फ्लो करवा दिया, 2I है ना, इसमें करंट I है, इसमें करंट I ही है। अच्छा अब बताओ, ये A, ये B और ये C, ये तो इसे ट्रैक कर ही रहा है कॉन्टिन्यूसली। ये कौन है हमारा FB, और जो FC है बाबू, वो तो अब यहाँ FA जो है वो इधर लगने लगेगा ना, और तुमने निकाल ही लिया है कि FA और FB का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। यानी 60 का आंसर कितना आएगा, 0। 60 का आंसर आएगा 0, 60 का आंसर आएगा A। हाँ 60 का आंसर आएगा A, बहुत बढ़िया।
यार इसका जो आंसर है ना वो चेक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यार ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है मुझे। एक बार चेक करूंगा, फिर अगली क्लास में इसको बताऊंगा जरूर आप लोगों को, ठीक है। चलो हाँ भाई, ये शुरू हो गए जी क्वेश्चन आप लोगों के मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। क्वेश्चन नंबर 61 मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आगे क्वेश्चन, ठीक है जी। 61 लिखा है 2 वायर्स ऑफ अ सेम लेंथ शेप्ड एंड अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। तो एक जो है लेंथ जो है आपने 4a में कन्वर्ट करी, और एक लेंथ जो है आपने 2πr में कन्वर्ट करी, है ना। ये तो बनेगा। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो इसका जो रेशियो है वो π/4 आएगा। तो चलो होमवर्क क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सवाल कर लेते हैं। हाँ ये सवाल बेटा बहुत बढ़िया सवाल है जी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 62 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इसमें लिखा है एक एमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, एक एमीटर है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, यह 0.81 ओम, रीड्स अप टू 1 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपके पास एक एमीटर है और एमीटर की आपको रेंज बढ़ानी है, तो देखो रेंज बढ़ाने का एक्चुअल में मतलब होता है, इट इज सिमिलर कॉन्सेप्ट जो आप कन्वर्जन में लगाते हो। जैसे आपके पास एक गैलोनोमीटर है बेटा, ठीक है, एक गैलोनोमीटर है, आपने इसे एक एमीटर में कन्वर्ट किया है ना, गैलोनोमीटर में को एमीटर में कन्वर्ट किया, तो आपने इसके आगे शंट लगा दिया। अब ये 0 से लेके मान लीजिए 1 एम्पियर तक मेजर कर रहा है, सही क्या। अब अगर आपसे बोलता है कि यार आप इससे 0 से लेके 10 एम्पियर मेजर करना चाहते हो, यानी आप इसकी रेंज बढ़ाना चाहते हो, तो जो भी कुछ आपका एमीटर बना हुआ है, ये जो भी आपका एमीटर है उसको दोबारा से गैलोनोमीटर मान लो और उसके पैरेलल में दोबारा से एक और शंट लगा दो। यानी रेंज को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, सेम चीज दोबारा से कर दो। इंक्रीजिंग रेंज इज समथिंग इज अ ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। तो पहला सवाल दे रखा है इसमें, जो पहला केस दे रखा है वो दे रखा है कि हमारे पास एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है, अगर हम बोलें इसका रेजिस्टेंस यानी कि गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस ही है तो 0.81 ओम है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 एम्पियर है। हमें बोला गया है व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट, तो हमें शंट निकालना है। अब इसको जो 1 एम्पियर इसको आईजी मान लो बेटा, बिकॉज हमारे गैलोनोमीटर के लिए करंट पास करा तो आईजी हो जाएगा। तो शंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आईजी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आईजी। आईजी की वैल्यू हो गई 1 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू हो गई 0.81 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आईजी की वैल्यू कितनी है, सॉरी आई की वैल्यू कितनी है 10 है ना बेटा 10, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 0.81 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 81 हो जाता है, तो 0.09 ओम। तो 0.09 ओम यानी कि ऑप्शन बी, 62वें का ऑप्शन बी। हाँ 2 बच्चों ने तो बहुत सही जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों, अगला लिखा है अ कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर इज वाउंड ऑन अ मेटल फ्रेम। ध्यान रखना, हमारा जो मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर है ना, मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर, इसके अंदर 2 मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एक कॉइल लपेटी जाती है, नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है बेटा, स्प्रिंग, और यहां पे एक नीडल लगा होता है। ये जो तार लपेटी जाती है ना बेटा, ये यूजुअली हमारे एल्यूमिनियम के फ्रेम पे लपेटी जाती है, जैसे कि मेटल फ्रेम पे लपेटी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसको डेड बीट गैलोनोमीटर बना सके। कैसा बना सके, डेड बीट। ऑल्दो अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना कि होता क्या है, जैसे करंट 0 हुआ तो ये धीरे 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 ऐसे ऑसिलेट करते 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 रुकेगा और नीडल 0 पे आएगी। हम कहते हैं कि जो ऑसिलेशन है अनवांटेड इसे खत्म करो, यानी ये जो इसका जो ऑसिलेशन है उसको डैम्प कर दो। तो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हम अपने कॉइल को एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटते हैं, ताकि जैसे ही इसके हिले इसके सरफेस पे एडी करंट्स आ जाएं, और जैसे ही एडी करंट आ जाएंगे डैम्पिंग हो जाएगी। यानी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्या सिलेबस का पार्ट नहीं हो तो इग्नोर कर सकते हो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 64 बेटा अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या सवाल दे रखा है, 64 का सवाल दे रखा है करंट सेंसिटिविटी गैलोनोमीटर इंक्रीजेस बाय 20%। अब करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी यानी कि IS, हाँ करंट सेंसिटिविटी के मतलब IS। करंट सेंसिटिविटी जो है आपने कितनी कर दी है, 20% से बढ़ा दी है, यानी कि 20% ऑफ IS कर दी है। देखो मैं फॉर्मूला बता दूं, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA अपॉन में K, और NBA अपॉन में K, हाँ बिल्कुल ठीक है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA अपॉन में KR। सही है, 2 फॉर्मूले हम लोग को याद रखने हैं। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी याद रखना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी याद रखना है। बच्चा सवाल पूछा था डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग कुछ नहीं होती, भूल जाओ बेटा, डैम्पिंग नहीं होती,
थे, क्वेश्चन छोड़ दो वाला, ठीक है। अब करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दो टर्म्स आप लोगों को पढ़नी है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है IS प्लस 20% ऑफ IS, यानी कि IS प्लस 20/100 ऑफ IS, यानी कि 120 डिवाइड बाय 100 इंटू IS, यानी IS डैश कितना आ गया, IS डैश आ गया 1.2 ऑफ IS, 1.2 ऑफ IS। फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा 6/5 ऑफ IS आ जाएगा। तो आप इसको 6/5 ऑफ IS भी सिंपली ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इस प्रोसेस में रेजिस्टेंस भी बढ़ी है। रेजिस्टेंस कितनी बढ़ी है, ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 25%। तो रेजिस्टेंस अगर 25% बढ़ी है तो 25% ऑफ R हो गया बेटा, यानी कि R प्लस 25/100 ऑफ R हो गया। 25 चौका 100 होता है, यानी कि R प्लस R/4 हो गया, यानी कि 5R/4 हो गया। सही है क्या, ये रेजिस्टेंस आ गया, न्यू रेजिस्टेंस। R डैश कितना आ गया, R डैश आ गया 5R/4। हमें बताना है कि वोल्टेज सेंसिटिव में क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपने करंट सेंसिटिविटी चेंज करी है, आपकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो गई है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है बेटा NBA/KR। अगर आपको दिख रहा है आप लोगों को ऊपर वहां देखो। अब क्या मैं इसको IS लिख सकता हूं तो कितना हो जाएगा, IS/R हो जाएगा। तो VS डैश कितना हो जाएगा, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी IS डैश/R डैश, यानी कि VS डैश/VS कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा IS डैश/R डैश इंटू R/IS। सही है क्या। अब IS डैश/IS और R/R डैश, इनका रेशो हमारे पास है बेटा। IS डैश/IS कितना हो जाएगा, IS डैश/IS यहां से मिल जाएगा ना। IS डैश/IS कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 6/5। तो यहां पे कितना आ गया बेटा, 6/5। और R/R डैश कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू 5/4 ऑफ R है। तो R/R डैश यानी R/R डैश कितना हो जाएगा बेटा, 4/5। यहां पे आ गया 4/5। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग। IS डैश/IS कितना आएगा 4/5, और R/R डैश एक मिनट यार, अगर हमने इसको इससे डिवाइड करा है, इसको इससे डिवाइड करा है ना, तो VS डैश/VS कितना आ जाएगा, IS/R आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा IS डैश I डैश और IS/R। तो सही लिखा यार, चेक करना बच्चों मैंने सही लिखा है क्या। मुझे तो सही लग रहा है अभी तक, है ना। तो ये आ गया 24/25। ठीक है, ये अभी तक सही लग रहा है बेटा, 24/25। अब आपको ना परसेंटेज निकालना है। देखो VS डैश/VS कितना आ गया, 24/25। दोनों तरफ 1 से माइनस कर दो, तो 1 माइनस VS डैश/VS इक्वल टू 1 माइनस 24/25, यानी VS माइनस VS डैश/VS इज इक्वल टू 1/25 इंटू 100। अच्छा, ये तो माइनस आ गया, यानी कि -4% आ गया, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीजेस बाय 4%, डिक्रीजेस बाय 4%, यानी कि 64 का आंसर आ गया डी ऑप्शन। अरे वाह, मुझसे पहले आंसर आ गए बच्चों के, तो 64 का आंसर आ गया डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा जी। चलो जी, मैग्नेटिज्म का एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्टील वायर है, इसकी लेंथ L है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है M है, then it is bent into a semicircular arc, then the new magnetic moment will be। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा। जब हमारे पास एक वायर L थी, एक मैग्नेटिक वायर है, मैग्नेटिक वायर, इसकी लेंथ L है, ठीक है जी। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने क्या मान लिया है, M मान लिया है। तो मान लो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ हैं, पोल स्ट्रेंथ तो कुछ मार्क भी नहीं कर रखी क्या, ओके। अब हमने इसको ऐसे करके ऐसे लपेट मोड़ दिया है ना, ये तो बना कि आपके पास जो लेंथ L है उसको आपने बेंड कर दिया सेमी सर्कुलर आर्क में। अच्छा, L का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर हो जाएगा, यानी L कितना, R कितना हो जाएगा, L/पाई हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इमेजिन करो जैसे ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। अब होगा क्या बच्चों कि यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस है दैट विल बिकम 2R, है ना। जो डिस्टेंस है हमारा 2R बन जाएगा। 2R कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा सर 12/पाई। हमें निकालना क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट पहले कितना था और अब कितना है। देखो अगर मान लीजिए इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हम QM मान लें, पोल स्ट्रेंथ जो है हम यहाँ पे QM मान लें। ये स्टील जो है बेटा एक्चुअली बार मैग्नेट बनाने के काम आता है। तो इस टाइम में इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इस टाइम में मैग्नेटिक मोमेंट होगा M इज इक्वल्स टू QM इंटू L।
लेकिन इस टाइम पे इसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, QM इंटू 2R, ठीक है, बिकॉज इफेक्टिव डिस्टेंस हम लोग लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा QM इंटू 2L डिवाइडेड बाय पाई। लेकिन QM इंटू L जो है वो कितना है हमारा, कैपिटल M है, यानी कि आ गया 2M डिवाइडेड बाय पाई, यानी कि ऑप्शन बन गया ऑप्शन बी। 65 का आंसर आ गया बी। बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। एक मान लीजिए एक सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूम रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल Q है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल कुछ है, वो घूम रहा है ऐसे, यूनिफॉर्म स्पीड से, v स्पीड इसकी दे रखी है हमें। मैग्नेटिक मोमेंट बताना है बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों NIA, I को हम लोग छोड़ देते हैं, यानी m कितना आ जाएगा, I इंटू A आ गया। I कितना है, चार्ज अपॉन में टाइम है बेटा, चार्ज अपॉन में टाइम। कितना टाइम लगा, एक पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है सर 2πr अपॉन में वेलोसिटी, यहाँ पे एरिया आ गया, ठीक है जी। अब एरिया कितना होगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, QV अपॉन में 2πr इंटू एरिया। एरिया कितना है बेटा, πr स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, कितना आ गया, QVr अपॉन में 2। तो ये CTM में याद कर लो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है QVr अपॉन में 2। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है QVr अपॉन में 2। सही है बच्चों। चलो जी अगला सवाल। अगला सवाल है कि इन फिगर में से बताओ कि कौन सा मटेरियल जो है ये है। तो भैया ये जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान रखना जब हमारा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से ही पास करती हैं, ऐसे बिल्कुल। अगर ऐसा कभी दे रखा हो कि कुछ फील्ड लाइन जो है बाहर से भी पास कर रही हैं बट अट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये क्या होता है, पैरा होता है। ये क्या होता है बेटा, फेरो होता है। और जब ये रिपेल कर रही हो तो कौन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर रिपेल कर रही हो तो कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो जवाब होगा ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अब ये सवाल पूछ रहा है कि यार सर पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है। पोल स्ट्रेंथ देखो, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने शायद ध्यान दिया हो, मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिखा था, देखो ये M इक्वल्स टू QM इंटू L। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हर पोल की अपनी पोल स्ट्रेंथ है QM और इनके बीच का जो डिस्टेंस है L है, तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, स्मॉल m लिखो या कैपिटल M लिखो, एक ही बात है बेटा, वो जाता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय L। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए नहीं हुआ करता था कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस L है, तो जो P का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, QM इंटू L आ जाता था, है ना भाई। QM की जगह QM नहीं आएगा, Q इंटू L आ जाएगा। तो जैसे डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला चार्ज इंटू लेंथ था, वैसे ही डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला भी डायपोल मोमेंट इंटू लेंथ आएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो उसकी आप यहां पे यूनिट निकाल सकते हो। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट M की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, और QM इंटू L होता है डायपोल मोमेंट। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू मीटर हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आएगी, एम्पियर मीटर। डायपोल मोमेंट से पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकाल दी, ए आंसर आएगा बेटा इसका। 68 का आंसर ए आएगा। वेट करो जी। चलो बेटा अगला सवाल। हाँ भाई देखो, ये कितना पुराना क्वेश्चन और बड़ा कितना फेमस क्वेश्चन है कि भैया मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट क्या है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट क्या है। हाँ भाई, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब है बेटा म्यू नॉट। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब है म्यू नॉट। इसकी यूनिट क्या है, एक बार ट्राई करेंगे फिर जवाब दूंगा बेटा। एक बार आप सब ट्राई करेंगे फिर जवाब दूंगा। चलो भाई फटाफट। अब देखो मैग्नेटिक परमेबिलिटी कौन है, म्यू नॉट है। अगर हम अपने बायोट-सेवर्ट लॉ या फिर बायोट-सेवर्ट लॉ से निकाल लेते हैं, चलो बायोट-सेवर्ट लॉ से फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो म्यू नॉट की हमें निकालनी है, 4 पाई कॉन्स्टेंट छोड़ दो, साइन थीटा कॉन्स्टेंट छोड़ दो,
है, तो उसकी यूनिट बनाओ। इसकी होगी टेस्ला, ये हो गया बाबू मीटर, ये म्यू नॉट की हमें यूनिट बनानी है मीटर, ये हो गया सॉरी करंट हो गया हमारा एम्पियर, डिस्टेंस हो गया हमारा मीटर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो म्यू नॉट की यूनिट कितनी आ गई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हमें यूनिट याद थी, है ना, ये हमने याद कर रखी है। हमें जो फॉर्मूला मालूम है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, लेकिन यहाँ तो वो मैच नहीं कर रही है। अब देखो एक यूनिट और समझो, फाई का फॉर्मूला बी ए होता है, तो बी का फॉर्मूला क्या आएगा, फाई अपॉन में ए, यानी कि एक टेस्ला किसके बराबर होगा, एक वेबर, यानी कि डब्लू बी की जगह डब्लू लिख लेता हूँ, वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर, यानी अगर टेस्ला की जगह रख दूंगा मैं कितना, वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर, मीटर से मीटर कट जाएगा कितना आ जाएगा, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ऑप्शन ए तो मैच कर गया बेटा, ऑप्शन ए तो मैच कर गया, देख रहे हो है कि नहीं। अब अगर ऑप्शन ए मैच कर गया तो और भी ऑप्शन है क्या, हाँ सर ये भी इसका ऑप्शन है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी होती है, हाँ इसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होती है। कैसे होती है जरा ध्यान से देखना बेटा। भाई हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, वो है सर म्यू नॉट टू I1 I2 अपॉन में 4 पाई आर, है ना। अब इसकी यूनिट क्या होती है सर, ये होता है न्यूटन, हाँ इसका क्या हो गया, मीटर हो गया नीचे। म्यू नॉट का हमें यूनिट निकालना है, ये कितना हो गया I एम्पियर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है मीटर, बिकॉज डिस्टेंस है ना बेटा, मीटर से मीटर काट दिया तो म्यू नॉट का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन एम्पियर की पावर -2, यानी हमारी परमेबिलिटी की एक यूनिट ये भी होती है बच्चों, ठीक है। तो हमारे 69 का आंसर आएगा ए एंड, हाँ सी नहीं आएगा, सिर्फ ए भी आएगा और सी भी आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आएगा बेटा इसका आंसर, ऑप्शन डी आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात, ऑप्शन डी आएगा। चलें जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम, अभी तो बताया ये होती है सर, ठीक है जी। लिखा है 2024 का क्वेश्चन, ध्यान से समझना। सवाल लिखा है कि an iron needle is kept in a strong magnetic bar magnetic field, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट के पास में रखा। अच्छा ये ना कल हमारी क्लास में बात हुई थी, अगर आपको याद आता हो कभी, मैंने बताया था कि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखो, कहां रखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स नहीं लगता, टॉर्क लगता है, वो होता था P sin थीटा, अगर आपको याद आता हो तो। और सिमिलरली अगर मैं डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, नॉन यूनिफॉर्म में, तो उस पे फोर्स भी लगता है और कुछ टॉर्क भी लगता है। याद आ रहा है क्या, हमने कल क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस पे फोर्स 0 लगता है लेकिन टॉर्क लगता है। जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है। अब ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है बच्चों। जैसे इमेजिन करो एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब ये जो चारों तरफ हमने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है बच्चों। वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं। तो अगर मैं यहां पे किसी भी आयरन नीडल को रखूं, आयरन नीडल यानी कि आयरन के टुकड़े को रखूं, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी बेसिकली एक डाइपोल है जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पे फोर्स भी लगेगा और उस पे टॉर्क भी लगेगा, यानी ऑप्शन लगेगा इसका 71 का ऑप्शन बी सही बेटा, ऑप्शन बी सही होगा। चलो भाई अगला सवाल है बच्चों, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ b सच दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू b। आपके पास दे रखा है एक लूप है बेटा, उस लूप को, सर्कुलर लूप यहां पे दे रखा है, इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया है, इस लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा है इस तरीके से कि जो उसका वर्टिकल प्लेन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के is placed in a vertical plane and external magnetic field such that its plane is normal to magnetic field। तो मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है बच्चों, और हमारा जो सर्कुलर लूप है वो इसके ऐसे रखा हुआ है, ऐसे परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी सच दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल। तो प्लेन नॉर्मल है, यानी कि अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इनके बीच में एंगल कितना होगा सर, 0 होगा, यानी इसका जो फ्लक्स है वो कितना होगा, phi is equals to BA
कॉस 0 होगा, ये मेरा इनिशियल फ्लक्स हो गया। तो कितना आ गया, B इंटू ए आ गया। मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं दे रखी, एरिया हमें नहीं दे रखा, ये B इंटू ए आ गया, सिंपल है। अब ये बोल रहा है द वर्क डन इन रोटेटिंग अ लूप बाय 45 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी, 45 डिग्री से घुमाने के लिए। तो हमारे लिए, अच्छा सुनो यार, हमें इतना भी क्यों करना है, हमें फ्लक्स निकालना क्यों, हमें तो वर्क डन निकालना है। तो इसको छोड़ना भाई, आप जैसे याद करो ना कि अगर जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए निकाला था वर्क डन का फॉर्मूला पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, सिंपल है। तो यहां पे वर्क डन कितना आ जाएगा, आ जाएगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, सिंपल है ना। तो एम बी कॉस थीटा 1 कितना है, 0 है, और कॉस थीटा 2 कितना है सर, 45 डिग्री है। कर लो सॉल्व इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम बी कितना आ गया, ये कॉस 0 कितना होता है 1 माइनस कॉस 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2, कितना आ गया एम बी रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू डाल लेते हैं, रूट 2 की वैल्यू डाल लेते हैं। तो अच्छा सुनो, 1 अपॉन में रूट 2, ये तो सबको पता है 0.707 होता है, थोड़ा मैथ्स बच जाएगा, इनटू एम बी, और ये हो जाएगा 1.414 माइनस 1, यानी कि 0.707 ऑफ एम बी मल्टीप्लाई बाय 0.414। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 0.707 मल्टीप्लाई बाय 0.414, ये निकल कर आ रहा है बेटा 0.292 MB। तो 0.292 MB का मतलब क्या हो गया, 0.3 MB। ये मेरा आंसर हो गया बेटा, 2024 का सवाल है ये। चलो जी, क्या लिखा है यहां पे, पढ़ो। There is a bar magnet of magnetic dipole moment m. Its initial position is parallel to the direction of uniform magnetic field. ठीक है जी। In this position magnitude of torque and force, हाँ जी, अगर आपका बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, यहां नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है, अगर हमने मैग्नेट को ऐसे रखा हुआ है, तो भाई साहब इस पे तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, है ना, इस पे तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी 0, और फोर्स भी नहीं लगेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, टॉर्क भी 0 और फोर्स भी 0। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा 73 का, सी आंसर आएगा क्या, 73 का क्या आंसर आएगा, सी आंसर आएगा, बोलो यार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इज करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अरे नहीं नहीं यार, दे कैन फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। हाँ ठीक तो है, नहीं गलत, हमें सही तो बताना, ये सही तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यस दे फॉर्म क्लोज लूप, तो ये गलत है ना बेटा स्टेटमेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू साउथ पोल, हाँ सब बिल्कुल सही है। The tangent at a point on a magnetic field line represent direction of magnetic field, बिल्कुल सही है सर। Two magnetic field lines intersect each other, बिल्कुल 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 बिल्कुल, two magnetic field lines में intersect नहीं, गलत है सर। सी आंसर आएगा, 74 का आंसर सी आएगा बेटा, 74 का आंसर सी आएगा। बच्चा कह रहा 73 रिपीट कर दो। अरे अगर आपका कोई बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में रखा है, तो उस पर ना तो कोई फोर्स लगने वाला है, बिकॉज नलीफाई हो जाएगा। इमेजिन करो ना, पैरेलल का मतलब कैसे, ऐसे है, ध्यान से सुनो बेटा। जैसे उन्होंने बोला कि बार मैग्नेट जो है पैरेलल रखी हुई है, पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए साउथ पोल यहां है, नॉर्थ पोल यहां है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहां से यहां होगा बेटा, एम यहां हो गया, तो एम यहां हो गया और बी यहां हो गया, तो पैरेलल हो गया। अब नॉर्थ पोल जो है इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऐसे,
और साउथ पोल जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऐसे। यानी कि अगर आप बोलो कि मैग्नेट पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो मैग्नेट पे नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा, 0। और चूंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है भाई एम बी साइन थीटा, तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, इसलिए टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी तभी तो मैं बोल रहा हूं फोर्स भी 0 होगा और टॉर्क भी 0 होगा। सर अभी तो करेक्ट 74 में, अभी भी